I went away, you also went away. लिख रही हूँ अभी चेक करेंगे क्लास के बाद, वरना आपका क्वेश्चन चेक करेंगे तो समय बढ़ेगा। चलो बाकी और कोई, और बाकी लोग कहाँ चले गए? टेनिस खेलने घर पे, किसके घर पे? बने पे। चलो लड़कियां ज्यादा आनी चाहिए, यही उद्देश्य रहता है, लड़कियां ज्यादा, बस काम हो गया। मतलब पढ़ने के लिए, पढ़ाई 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 की बात हो रही है, समझ रहे हो? बाकी लड़के उदास लग रहे हैं। मनोज ठीक हो एकदम? अरे मनोज को देख के अलग ही एनर्जी आती है मेरी, डोपामिन हाई हो जाता है। ठीक है, डोपामिन पता है। शुरू करें? अब देखो आज जो लोग मिस कर देंगे ना, वो एक ऐसी चीज मिस कर देंगे जो उन्हें कहीं और नहीं मिलेगी। संसद वगैरह तुम लोगों को मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक? चलो बाकी कोई क्लास के बाहर तो नहीं रह गया, तो फिर लिटरली शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य पढ़े थे ना, मौलिक कर्तव्य पूरे कर लिए थे ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, गुड। बाकी रेहान, करण और भी रवि, कुछ बच्चे, अच्छा रवि शिव तो आए। और कोई ऐसा बालक बालिका जो आज आई हो पहली बार, हाथ खड़ा करे। आज आप पहली बार आई है बालिका हमारी क्लास लेने के लिए स्पेशली? अरे कहे दो, रिकॉर्ड हो जाएगा, हमें भी अच्छा लगे। हाँ तो भैया हमें लेने मतलब क्लास लेने आई है आज, ठीक है? चलो शुरू करें। एक और आ रहे भाग के, एक दो, हाँ देख लीजिए, मुंह ना सपाट हो जाए गिर गिरा के। आओ आ जाओ, कपड़े बदल के आओगे तुम 2-2 घंटे। चलो तब तक सवाल मेरा ये है कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली संविधान में जोड़ी गई थी? लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, कितनी ओरिजिनल मौलिक कर्तव्य थे बताओ? 10 थे। 11वां वाला कब जोड़ा गया था? 2002। कौन से संविधान संशोधन से? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। वेरी गुड। मैंने आपको ऑड इवन फॉर्मूला बताया था, उसमें से कौन कौन सी ऐसी थी जिसके लिए विधि बनी हुई है और जिसके लिए सजा दी जाती है? कौन कौन से नंबर की थी? फर्स्ट, 3, 5, 7, शाबाश। और जिनके लिए सजा नहीं थी, जो नैतिक जिम्मेदारी थी, वो कौन कौन सी थी? शाबाश, सब रट्टा लगा के। गुड, ये जान के अत्यंत खुशी हुई। उसके बाद ये था कि इंदिरा जी ने मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर डाले क्यों थे, इंसर्ट क्यों करे थे, ये कौन बताएगा? राइट्स की, बिल्कुल सही। नूरी का जवाब ये है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में इसलिए डाले गए कि लोग अपने मौलिक अधिकार मांग रहे थे आपातकाल के दौरान। तो इंदिरा जी ने कहा अच्छा लियो, हम तुम्हें इकट्ठे ही आपातकाल दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तुम राइट्स मांग रहे हो तो तुम्हारी भी कुछ ड्यूटी होनी चाहिए। तो मेरे जैसे लॉयर ने हंसते हुए कहा कि यार ड्यूटी तो लिखी नहीं है, तो हम करें क्यों? तो इंदिरा जी ने कहा नहीं लिखी है, अभी बताते हैं। उन्होंने स्वर्ण सिंह जो कि मिनिस्टर थे, उन्हें ये काम सौंपा कि तुम एक कमेटी बनाओ और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दो। और मुबारक हो 42वें संविधान संशोधन से भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए यानी का, उसमें जोड़ी गई 10 ओरिजिनली यानी मूलतः मौलिक कर्तव्य, और 11वां वाला हमने बाद में जोड़ा। तो इसलिए इंदिरा जी के पास जो भी जाता था मौलिक अधिकार मांगने, वो कहती थी कि तुमने देश के लिए कराई क्या है, पहले कर्तव्य पूरे करके आओ। कोई डाउट? चलो बैठ जाओ। अरे कोई बात नहीं, इसलिए हमने लेक्चर नहीं शुरू करा। और कोई तो नहीं है? जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधा जो रह गया हो बाहर, पैरासाइट हेलिसाइट कोई रह गया? चलो लिटरली अब शुरू करते हैं, ठीक है? बैठ जाओ, आराम से सेटल हो जाओ, ठीक? बस पंखे के नीचे बैठना, ठंडा पानी मत पीना तुरंत, क्योंकि रनिंग करके आया ना, ग्राउंड में थे ना। तो बस अब देखो इधर, बाकी लोग इधर देखें, इधर वो वरुण धवन का कौन सा गाना था? वो सब याद करके आए हैं, आर्टिकल नहीं निकल रहे मुंह से। चलो भाई देखो, अब सबसे बड़ा सवाल ये है मेरा तुम लोगों से, जो तुम लोग अच्छे से जानते होंगे कि हमारे देश में एक संसद है। कितनी संसद है? उस संसद का नाम है इंग्लिश में पार्लियामेंट, हिंदी में संसद। जानते हो?
उसके अंदर 2 हाउसेस का डिवीजन है। हाउसेस का मतलब 2 सदन। एक क्या है? लोकसभा, एक। अगर किसी को ये बिल्कुल नहीं पता ये लोकसभा राज्यसभा क्या है तो मुबारक हो, तुम सही जगह आए हो, क्योंकि आज तुम्हारा डाउट बिल्कुल क्लियर होगा। कैसे? सबसे बड़ी बात ये है, जो लोग जानते हैं उनसे मेरा सवाल ये है कि देश को संसद की आवश्यकता है क्यों? बताओ। Why do India needs a parliament? देश में संसद की आवश्यकता है ही क्यों? क्या जरूरत है? अगर संसद नहीं होगी तो देश में कौन सा प्रलय आ जाएगी? अर्थ कोई तो आ ही गया, झटके लगे थे ना भूकंप के। और मैं इतना ज्यादा मनहूस कि मैं उस दिन भूकंप ही पढ़ा रहा था बरेली में। तो मैंने जैसे कहा कि भूकंप के झटके तीव्र होते हैं, बच्चे बोले कुर्सी हिल रही, मुझे लगा मजाक हो रहा है, फिर सब भागने लगे, मुझे लगा और गहरा मजाक हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मैं अकेले रह गया, मुझे लगा मजाक नहीं तो वास्तविकता है। तो उसके बाद बच्चे अगले दिन कह रहे थे सर बर्फ पड़ाओ बर्फ। मैंने कहा कम वक्तों, अर्थक्वेक आ गया, अब बरेली में बर्फ थोड़ी गिर जाए। तो ऐसी रोचक घटनाएं बहुत होती रहती हैं, समझ गए? अब जेल पढ़ना है तुम लोगों को, जेल नहीं समझे जो? चल वापस आओ, बताओ भाई नूरी संसद की आवश्यकता क्यों है? मनोज संसद की आवश्यकता क्यों है? फिर तुम्हें चौंकाने वाला तथ्य बताता हूं, बताओ क्यों है? संसद बहुत सुना होगा, एसएससी वाले बहुत जल्दी आर्टिकल 79 में संसद आता है, राष्ट्रपति आता है, लोकसभा आता है, सब टिक मार दोगे। लेकिन व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? सोचो ध्रुव, क्या नाम है इधर? विवेक, बताओ विवेक, संसद आखिर है तो है क्यों? तुम हो तो क्यों हो? तुम खुद पे मत ले लेना, तुम संसद ही बताओ। हाँ बताओ भाई इधर पीछे, मनोज क्यों है? संसद की आवश्यकता क्या है? सोचो, ये क्लासरूम में इसकी आवश्यकता क्या है? बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, तो ऐसी संसद की भी तो कोई आवश्यकता होगी प्राणियों, बताओ। अच्छा, पूरे देश के एक साथ हालचाल बता दें। पहले तो मैं तुम्हें संसद बनने की छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। पहले कितनी रियासतें थी? पहले भारत ऐसा नहीं था कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान में है, पहले भारत ऐसा नहीं था। पहले 562 रियासतें हुआ करती थी, यानी कि पूरनपुर एक अलग देश, पीलीभीत एक अलग देश। यहाँ तुम चले जाओ थोड़ा आगे, पता चले गाँव कलीनगर वो एक नया देश। तो पहले ये सिस्टम हुआ करता था कि जिस राजा का मन जो भाया उनने भैया अपना देश बनाया, यानी समझे 562 हुआ करती थी रियासतें, जिसको हम कहते थे टेरिटरीज। और ये जो रियासतें हुआ करती थी ये कोई इंडिया नहीं जानती थी, ये कहती थी हम यहाँ के राजा और यहाँ हमारा शासन। फिर एक ऐसा मजबूत व्यक्ति आया भारत में जिसे ये पता था कि देश को आज़ादी दिलाने से पहले जितनी 562 रियासतें हैं सबको एक करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कोई डाउट? सुना है, लौह पुरुष और देश का नया निर्माण करने वाले वही थे, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, जब वल्लभ पटेल जी सारी रियासतों के पास लेके जाते थे तो कहानी ये कहती है कि डंडा और गाजर लेके जाते थे। पहले कहते थे प्यार से या तो गाजर खा लो, और जब कोई गाजर खा के विलय करने को यानी एनेक्सेशन करने को तैयार नहीं होता था तो डंडा दिखाते थे कि भैया बहुत मारेंगे। ऐसे करके उन्होंने सारी रियासतें जोड़ दी, और सारी रियासतें जोड़ने के बाद तुम्हें दिखाई दे रहा है आज का इंडिया। कोई डाउट? आज का इंडिया, कोई डाउट? लेकिन सर संसद क्यों बनाई गई? क्योंकि बेटा जितनी भी रियासतें थी, जितने भी अलग अलग राजे रजवाड़े थे, वो अपनी छोटी छोटी रियासतें जब चलाते थे तो वो किसी की बात नहीं मानते थे। लेकिन जब हमें पूरा भारत बनाया, यानी कि 562 रियासतें जोड़ी, राजा रजवाड़ाओं के प्रांत जोड़े, तो हमने उनसे ये कहा कि अगर तुम एक बार भारत में जुड़ गए तो तुम भारत से कभी अलग नहीं हो। मेरी बात समझना, एक बार जुड़ गए कभी अलग नहीं होगे। और समस्या ये थी कि जितने लोग जुड़े थे, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को चलाने के लिए कोई एक सिस्टम तो चाहिए। उसी सिस्टम को कहते हैं संसद। कोई डाउट? पूरी इंडिया के लिए लॉ कौन बनाता है? अब संसद के अंदर भी एक कमाल की बात हो गई। जब संसद बनाई गई तो संसद के अंदर लोगों ने कहा कि हम क्या काम करेंगे, तो उन्हें बताया गया कि संसद काम करेगी सबसे पहला भारत में विधि बनाएगी। क्या बनाएगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस बात की समस्या को लेके एक दिन गोवा रोता रोता आया, एक दिन मध्य प्रदेश रोता हुआ आया, एक दिन बिहार रोता हुआ आया। कनेक्शन समझना दोनों, क्या हुआ? कोई इमरजेंसी? सुन लो स्टोरी। एक दिन बिहार रोता हुआ आया,
एक दिन मध्य प्रदेश रोता हुआ आया, ध्यान से समझना, ये जो रोता हुआ आया स्टोरी है। बैठो जल्दी काजल, तुरंत। आप लोग शायद क्लास से आए हो? अच्छा ग्राउंड पे थे ना, और बच्चे आ रहे हैं। काजल, आपका नाम क्या है? साहब बनी काजल के साथ उसकी मेरे मेरे रिलेशन में एक नैना है, वो जब भी आती पूरा घर आ जाता है नैना, वो आती मतलब अपने घर रहती है, हमारे घर तो समझो भैया। तो इधर आगे काजल नैना उधर है, यहाँ अपनी आंखें चेक हो रही हैं, काजल लगाया गई। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले सुन लो अभिषेक और इधर राज ना, एक तो इधर बैठा लेकिन इधर नहीं, पीछे बैठा लेकिन। संसद इसलिए बनाई गई, 562 रियासतें अपने हिसाब से इंडिया को चला रही थी। इंडिया जैसा कुछ नहीं था, जैसे तुम्हारे पूरनपुर में मोहल्ले हैं, सारे मोहल्ले जोड़ के पूरनपुर बन गया। अब अगर सारे मोहल्ले जोड़ के पूरनपुर ना बनाओ तो वो कहेंगे हमारे मोहल्ले में दिख मत जाइए, या हमारा राज चलता है, हमारा एरिया है। तब तुम कहोगे एरिया तो कुत्तों का भी होता, ठीक है। तो भैया ऐसे ही राजे रजवाड़े मौज ले रहे थे। एक दिन आए बड़े प्यार से वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, इन दोनों लोगों ने कहा कि हम पूरा इंडिया बनाएंगे। जब पूरा इंडिया बनाया तो ये फैसला लिया गया कि जब पूरा भारत तो बन गया, लेकिन इसे चलाएं कैसे? तो चलाने के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई जिसे प्यार से बोला गया संसद। और उस संसद के पास एक दिन गोवा, मध्य प्रदेश, बिहार रोते रोते पहुंचा और ये रोते रोते बोले कि सर आपने पूरे देश के लिए एक संसद बना दी, लेकिन मेरा क्या, मैं तो गोवा हूँ, मुझ पे दिल्ली वाले ध्यान ही नहीं दे रहे। एक दिन मूरी, केरला का कोई व्यक्ति आया, मूरी से बोला ये ओप्पा इडली डोसा, ये बोली अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसने कहा जब तुम मुझे समझ नहीं सकती तो जरा सोच के देखो कि तुम दिल्ली की रहने वाली हो, मेरा डेवलपमेंट कौन करेगा? इस चिंता को बाबा साहेब जानते थे, इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि संसद के अंदर 2 सदन बनाए जाएंगे। एक बनाया जाएगा राज्यसभा, जो केरला के लिए डेवलपमेंट करेगा, एमपी के लिए डेवलपमेंट करेगा, बिहार के लिए करेगा, यूपी के लिए करेगा, सबके लिए एक जगह बैठेगा। लेकिन हर राज्य के पास अलग अलग लोग, जाति, समुदाय, धर्म, कल्चर सब है। तो उन्होंने सभी राज्यों को भी पावर दे दी और उसे तुम प्यार से कहते हो विधानसभा। यानी सर 28 राज्य, तो हाँ जी 28 विधानसभा देश के अंदर, लेकिन पूरे देश के लिए जो लॉ बनाता है वो इकलौता संसद। सर संसद के अंदर जितने भी राज्य के लोग हैं वो बैठते हैं, हाँ राज्यसभा में। बात आई समझ में? फिर से सिस्टम समझो। उससे पहले तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ जिसका क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, आप पूछो। कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर समझ में ना आया हो तो फिर से मैं रिपीट कर दूंगा। इनसे ना पूछो इन्हें नहीं पता इतना, फिर से रिपीट कर दूं, ध्यान से सुनना। नहीं आ रहा 10 बार पूछो, क्योंकि हम लोग कितने दिन बाद मिलते हैं? 4 दिन बाद, 4-5 दिन बाद मिल रहे हैं ना, तो तुम लोग भूल भी गए। मैं याद है ना 5 दिन, हाँ लड़के थे। पढ़ाई याद रखो, पढ़ाई सही है। देखो मैं भी बूढ़ा होऊंगा तुम्हारी तरह, समझो। संसद का खेल समझो, जब पूरा भारत बना, सारी रियासतों का विलय हुआ, सारी रियासतें जुड़ गई, तो ये हुआ कि रियासतों के लिए कौन निर्णय लेगा? तो हमारे देश में बनाया गया संसद, एक संसद। एक संसद का मतलब पूरी इंडिया के लिए संसद, जो लॉ चाहे वो बनाए। तभी रोते रोते बिहार एमपी बोले हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। हमने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही स्थान पर हमने एक और बिल्डिंग बना दी, उसे हम प्यार से बोलते हैं विधानसभा। इसलिए तुम देखोगे यूपी के पास विधानसभा है, बिहार के पास विधानसभा है, गोवा के पास विधानसभा है, लेकिन संसद कितनी है पूरे देश में? एक, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया के लिए लॉ बनाती है। आ जाओ, पहली क्लास है आपकी? हाँ बताओ, इसमें खुश होने वाली बात तो पहली क्लास। क्या नाम है? बैठ जाओ। इससे पहले पॉलिटी पढ़ी है? इससे पहले पॉलिटी देख लो, अभी भी मौका है, बहुत खराब पढ़ाते हैं, जा भी सकते हो आप क्लास से। यही फीडबैक में छोटा, यही बात कर रहे थे। अरे सर पढ़ाना आता नहीं आ जाता ऐसे। ये देखो ये आया और नए वाले सुनी सुनाई अब गाँव हो गई, व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देते हैं और कहते हैं क्लास लिखा। ऐसे लिखा होता है कि पेप्सी पीने से मौत हो रही है तो पी के देखते हो, बंद कर ले रहे हैं आप ये। चलो देखो अब वापस आ जाओ। बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे तथ्य से मैं सहमत हूँ। अब 85 का हो गया। चलो भाई वापस आ जाओ। आज संसद पढ़ा है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, वरना आप चाहो तो पहले सुन सकते हो फिर निर्णय लीजिए। संसद का कंसेप्ट चौथी बार रिवीजन और आखिरी बार। हमारे देश में 562 छोटी बड़ी रियासतें, राज्य रजवाड़े, फलाना ढिमाका, उन सबको किसने जोड़ा, एकजुट करा? वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है ना जी। और एक और व्यक्ति था जो सचिव था, उसका नाम था बीपी मेनन। ये दोनों लोग निकलते थे, एक गाजर और एक डंडा लेके।
पहले कहते थे गाजर खाओ हमारे साथ आओ, हम तुम्हें देंगे ओयो 5 स्टार सर्विसेज गर्म खाना। तो जो राज्य आ जाता था बहुत बढ़िया, जो नहीं आता था उसके लिए डंडा लेके चलाते थे, भैया डंडा बात आउट था। ऐसे ही जोड़ा गया। वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो कोई और नहीं जोड़ पाता, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल के पास दोनों नीति थी, या प्यार से या मार से, कोई डाउट। वल्लभ भाई पटेल जी ने जब सारी रियासतें जोड़ दी तो सारी रियासतों के लिए हमें चाहिए थी एक ऐसी बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में बैठ के हम पूरे भारत के लिए लॉ बना सकें। सर लॉ क्यों बना सकें? क्योंकि इंडिया में 125 करोड़ की आबादी को नियंत्रित करने के लिए चाहिए थी विधि, और इंडिया में चलता है विधि का शासन, कोई डाउट। तो उन्होंने भैया कहा कि लॉ बनाने के लिए बिल्डिंग ले लो जिसे प्यार से संसद करेंगे, संसद बन गई। तभी अचानक अलग अलग राज्य रोते हुए आए, और उन राज्यों ने कहा कि हमारी समस्या कौन सुनेगा। केरला वाले आए तो दक्षिण की भाषा बोल रहे थे तमिल, अब दिल्ली के बैठे लोगों को समझ ही नहीं आया, उन्होंने कहा पता नहीं क्या मांग रहे हैं। तो ये निर्णय लिया गया कि इनके पास इन्हीं के राज्य में विधानसभा दे दो जो इनके राज्य का डेवलपमेंट करेगी। तो मुबारक हो जितने भी राज्य हैं उनके पास विधानसभा बन गई। तो विधानसभा के फायदे क्या है कि जो भी स्टेट है, जो भी राज्य है, वो अपना खुद का डेवलपमेंट कर सके। लेकिन पार्लियामेंट का कंसेप्ट क्या है कि वो पूरे इंडिया का डेवलपमेंट कर सके। उदाहरण दे दूं, नोटबंदी जब करनी थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई अलग से नियम नहीं पारित करा, ना ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि 500 और 1000 के नोट हम अपने आप बंद नहीं करेंगे। केंद्र से 8 नवंबर 2016 को एक आदेश आया, वो भी मौखिक टीवी पे, आराम से कुर्सी करो। तो 8 नवंबर 2016 के बाद पूरे भारत में तुम्हारे 500 1000 के नोट चलना बंद हो गए। ये है केंद्र की शक्ति जो पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाती है। एक और एग्जांपल दूं, दूसरा एग्जांपल ये है नई शिक्षा नीति। वो हर राज्य ने अलग अलग नहीं लागू करी, केंद्र ने बनाई संसद में और पूरे इंडिया पे फेंक दी, पूरे इंडिया पे लागू, कोई डाउट। अब तो मैं मिलवाता हूँ आर्ट एंड कल्चर से। क्या किसी ने ये सोचा है कि ये जो डिजाइन है पुरानी वाली बिल्डिंग की और नई वाली बिल्डिंग की डिजाइन नीचे है, जिसे सेंट्रल विस्टा कहते हैं। तो तुम्हें एक बड़ा अच्छा रोचक तथ्य बताता हूँ, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था अभी पिछले से पिछले साल के प्रीलिम्स में। जो हमारी संसद है बच्चों को प्रेरित है इस मंदिर से। तुम्हें देखने में लग रहा है ना थोड़ा संसद की तरह। ये मैं पुरानी संसद की बात कर रहा हूँ, उस संसद की बात नहीं कर रहा जो सेंट्रल विस्टा बिल्डिंग बनी है। अब तक जो संसद तुमने टीवी में हर जगह देखी है पुरानी बिल्डिंग, वो तुम्हें दिखने में ऐसी लगती थी। तो ये है 64 योगिनी मंदिर, मुरैना, मध्य प्रदेश। 64 योगिनी मंदिर, मुरैना, मध्य प्रदेश। इसके बारे में आर्ट एंड कल्चर में चैप्टर है मंदिरों का। ये देखो इसकी लोकेशन दी है। अब ये जो ऐसे फैक्ट है वो तुम्हें किताबों में नहीं मिलेंगे, और मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि यूपीएससी ने इसको क्वेश्चन क्या पूछा था। समझ में आई बात? आर्ट एंड कल्चर से पॉलिटी में घुस गए, कनेक्शन देख रहे हो सब्जेक्ट का? चलिए ये चीज दिखी, थोड़ा बहुत समझ में आया। सर आज पहली बार पता चल रहा है ऐसा मंदिर है, हम तो मंदिर वही समझते थे 4 दीवार वाला अजीब सा। बेटा मंदिर की डिजाइन इतनी नागर द्रविड़ बहुत सारी शैली, इसीलिए पढ़े हैं ना मंदिर आर्ट एंड कल्चर के अंदर, पढ़ना। ये रहा भैया सवाल, ये लो हिंदी वाले। अब उसने क्या गजब सवाल पूछा, उसने ये पूछा कि मुरैना में जो 64 योगिनी मंदिर स्थित है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि किस राजवंश ने बनवाया है। तो भैया जो भी राजवंश था यानी उस जमाने में राजा था, कच्छ पगाट राजवंश, उसने बनवाया था। क्या भारत में ये इकलौता एकमात्र गोलाकार मंदिर है? अगला सवाल है इसका उद्देश्य क्षेत्र में वैष्णव पंथ को बढ़ावा देना था, और इसके डिजाइन ने एक लोकप्रिय धारणा को जन्म दिया कि यह भारत के संसद भवन के पीछे की प्रेरणा थी। देख रहे हो सवाल कहां से आउट किया गया। अगर यूपीएससी पढ़ना है तो अपनी आंखें खुली रखो, ऐसी चीजें तुम्हें मिलेंगी। इसका आंसर भी है और फैक्ट भी है। इसका कौन सा उत्तर सही है? सी वाला सही। गुड, ये रहे सारे तत्व। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है इस साल भी बच्चों? इसलिए क्योंकि सेंट्रल विस्टा से पूरी नई पार्लियामेंट की डिजाइन ही बदलती है। तो हो सकता है कि वो इससे संबंधित 2-3 चीजें फिर डाल के प्रीलिम्स में पूछे। अब तुम कहोगे ये तो पॉलिटी के सिलेबस में ही था। सिलेबस से मतलब नहीं होता, कभी कभी कुछ चीजों को लेके अवेयरनेस भी रखनी पड़ती है। हो सकता है न्यूज़पेपर में ये निकला हो, और न्यूज़पेपर में ये तथ्य निकलते हैं जब कोई नई बिल्डिंग बनती है कि उसका पुराना इतिहास क्या था। तो ये सब लिखा है कि 1323वीं ईस्वी में एक शिलालेख के अनुसार कच्छ पगाट राजा देवपाल, उनका ये समय लिखा हुआ है। अब मजे की बात सुनो, एनसीईआरटी में कहीं कच्छ पगाट राजा देवपाल का तुम्हें कोई चैप्टर ही नहीं मिलेगा, कोई है ही नहीं चैप्टर।
और ये तथ्य कहाँ से आए? तो ये तथ्य निकालने के लिए तुम्हें मध्य प्रदेश के जो लोकल रूलर्स थे उनके बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी। अब तुम कहोगे कि यूपीएससी कह रहा है कि मध्य प्रदेश पढ़ो, नहीं, यूपीएससी कह रहा है कि हमने नया भवन लिया है तो हमें प्रेरणा कहाँ से मिली। और जब तुम उस बिल्डिंग के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़े बहुत शासक बिल्डिंग किसकी बनी है, कहाँ बनी है, कितने वर्ष पुरानी है, ये तो जानना ही पड़ेगा। कोई डाउट? तो यानी हर राज्य की शासकों की किताब पे पीएचडी नहीं करनी मेरे को, मुझे देखना है कि अगर कोई डिजाइन से सेंट्रल विस्टा प्रेरित है, संसद प्रेरित है, तो उसके क्या तथ्य थे। कोई डाउट? कोई समस्या? समझ गए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कहाँ से क्या चीज जुड़ सकती है? राहुल समझे? काजल है ना? गुड। बढ़े आगे। इधर बुआ भतीजी रिश्ता बात चल रहा है समाजवादी सरकार। चलो भैया आगे आ जाओ। ये जो मैं तुम्हें नोट्स दूंगा चिंता मत करो, उसमें डाल रखा है। अच्छी बात ये थी कि मैंने जब पिछले साल पॉलिटी पढ़ाया था तो बच्चों को बस देखो इधर है रवि से देखो ये काम का, इससे तुम आईएएस बन जाओगे, इनके साथ रहोगे और बातें करोगे तो पता नहीं क्या बन जाओगे। कोई डिस्टर्ब नहीं। देखो सामने 2022 में जब ये मैंने पढ़ाया था पिछले साल, तो ये उस समय प्रीलिम्स में आ गया था, इत्तेफाक से मेरा क्वेश्चन फंस गया था, तो मैंने बच्चों को दिखाया था कि तुम्हारे नोट्स में था, तो तुम्हें भी ये सब ऐसे ये वाले जो नोट्स है ना सामने बना है, ये पीडीएफ बनेगी, लेकिन वो स्लाइड की पीडीएफ नहीं होगी, वो नोट्स की होगी, वो भी शेयर कर दूंगा। तो ये आया था नोट्स में मेरे से, तो तुम्हें कहा दिखा दूं, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है। अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, ठीक है। बाबा साहेब की डिग्रियां इतनी है, ये कविता नहीं लिखी है, ये बाबा साहेब की 32 पीएचडी और अनलिमिटेड डिग्रियां लिखी हुई हैं। अब तुम जरा एक दिमाग लगाओ, मेरी बात समझना, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तुम पढ़ते हो आर्टिकल, अगर इसको काट दो तो ये आर्ट है। आर्ट का मतलब जो आदमी 32 पीएचडी कराओ, हर पीएचडी करने से पहले उस फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से नेहरू पढ़ के आए, गांधी जी लंदन पढ़ने गए बैरिस्टर के लिए, यानी लॉ पढ़ने गए। ऐसे व्यक्तियों ने संविधान लिखा है, और तुम लगता है कि संविधान इतना आसानी से समझ में आ जाएगा? बड़ा फोकस और अटेंटिव रहना पड़ेगा क्लास में, चाहे किसी से भी पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये पोइट्री है, जरा जरा सी देर में रूल प्रिंसिपल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और तुम भटक जाओगे। ऐसे लिखे हुए महान लोगों की चीज समझने के लिए बी वेरी अटेंटिव, समझे। बाबा साहेब इतने पीएचडी धारक, जिसका जीवन नहीं बीत जाए वो एक पीएचडी नहीं कर पाता, निर्णय नहीं ले पाता मैं किस फील्ड में पीएचडी करूं, और उन्होंने सरकारी स्कॉलरशिप पे 32 पीएचडी बैठाई। सोच के देखो, और सारी पीएचडी फॉरेन से ही लिखा है। ये देखो, इसका साफ डायग्राम मुझे नहीं मिला, इसमें सारी उनकी पीएचडी जो है वो लिखी हुई है। ये तो उनकी बेसिक डिग्रियां थी, पता नहीं लंदन से, मोरक्को से, फिलीपींस थे, फिंगटिस थे, मतलब देशों के नाम इतने नहीं याद होंगे अभी 32 जितनी उन्होंने पीएचडी करी। तो मैं ऐसे व्यक्ति का फैन का मतलब ये कि जो नॉलेज पे डिपेंड रहता है, क्योंकि मैं भैया ये आश्चर्य का कीड़ा मेरे अंदर नहीं। अगर तुम पढ़े लिखे हो और तुम चाय की टपरी चला रहे हो तो मैं तुमसे बात करने बैठूंगा 1 मिनट, सिर्फ तुम्हारे अंदर नॉलेज होनी चाहिए। तो आई एम वेरी बिग फैन ऑफ नॉलेज, और मुझे जब इनसे प्रेरणा मिली तो मैंने इनके जीवन को बड़ा अच्छे से पढ़ा और मजा आ गया। अब आ जाओ वापस। किसी भी देश को संसद इसलिए चाहिए बच्चों, क्योंकि संसद बनाती है कानून। क्या करती है? साफ साफ लिखा हुआ है कि संसद जो है उसका प्राथमिक कार्य है कानून बनाना। सर कानून से क्या होता है? कानून से पूरा भारत चलता है। कोई डाउट? कोई ऐसा यहाँ बैठा है जिसे लगता हो कि संसद कानून से नहीं चलती, हमारे मौसा जी विधायक हैं उन्हीं के हिसाब से चलती है? तो भैया मौसा जी को जेल हो जाएगी, और समझ रहे हो, जेल ऐसे हो जाएगी कि वो भी कानून से बंधे हुए हैं, वो सारे काम कानून के दायरे से करेंगे। तुम्हारी मोटरसाइकिल तुम लेके आजाद गगन में इसलिए घूम रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास विधि है, तुम्हें पता है सीधे हाथ पे चलानी है कि उल्टे पे। अगर विधि ना हो तो तुम जिस साइड पे चल रहे हो सामने से आके मेरे जैसा आदमी टक्कर मारेगा और कहेगा हट यहाँ से, कोई नियम थोड़ी है गाड़ी इस तरफ चले। तो समझे, इसीलिए हमारे इंडिया को या किसी भी देश को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाना जरूरी है। और ये लॉ बनाने का काम कौन करता है? यहाँ जे लड़के पढ़ के आ रहे हैं अलग से। सर मतलब थोड़ा अंग्रेजी में दे देते तो गुलाब जामुन पे जैसे रबड़ी पड़ जाती। ये लो अंग्रेज ब्रिटिशर्स, देखो इसका प्राइमरी वर्क है लॉ मेकिंग। क्या हुआ राहुल? सीट पूछ रहे तो ऐसे हाथ दिखा के इस मुंह की तरफ कर रहा है, लगा जो हम केसरी मांग रहे हैं। देखो आ जाओ, तुम तो भावुक हो गए, बैठ जाओ। तथ्य मिल गया। 64 योगिनी मुनेरा वाला मंदिर, कच्छवाद जो भी है वो सब डायनेस्टी से देख लेना इसमें। चलो आगे बढ़े।
सर हमारी किताब में इसे दिया ही नहीं जो आप पढ़ाते हो। बेटा नहीं मिलेगा तुम्हें, इट्स अ रिसर्च वर्क। बढ़े आगे, चलो भैया देखो अब एक ऐसी चीज जिसमें तुम्हें आनंद आएगा, फिर और आनंद लेते हैं आगे जीवन का। सर आप कई बार अनुच्छेद 12 का जिक्र कर चुके हो कि अनुच्छेद 12 के अंदर सरकार आती है। अनुच्छेद 12 के अंदर 3 स्तंभ दिए हुए हैं। कौन कौन से 3 स्तंभ हैं? सर चौथा तो हमने सुना है पत्रकार है, भूल जाओ, लिखित में कहीं नहीं है, सब फर्जी बातें हैं। 3 ही स्तंभ है जिनसे तुम्हारा देश चल रहा है। सबसे पहला वो जिसे तुम कहते हो प्यार से मंत्री जी, हमारे मामा विधायक हैं, चाचा विधायक हैं, मौसा विधायक हैं, वो विधायक बने कार्यपालिका नहीं विधायिका, क्योंकि वो बैठेंगे जाके विधानसभा में और पास करेंगे बिल। दूसरे आए तुम लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सर मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहती हूँ, आईपीएस आईएफएस, तो तुम सब बनना चाहते हो ब्यूरोक्रेट, और ब्यूरोक्रेट आता है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के अंदर। कोई डाउट? कोई डाउट? यानी जो भी व्यक्ति विधि बनाने के लिए संसद में बैठता है, विधानसभा में बैठता है, वो लेजिस्लेटिव कहलाता है, लॉ बनाने वाला। कोई डाउट? जो व्यक्ति पालन करता है विधि का, चाहे वो पुलिस हो, क्लर्क हो, डीएम हो, ये सब के सब कहलाते हैं कार्यपालिका। कोई डाउट? सर एक दिन ना सरकार ने ऐसा लॉ बनाया जो कुछ किसानों के लिए नुकसानदेह हो गया। डीएम के हाथ बंधे हुए हैं, डीएम से कहा जाओ इस किसान बिल का पालन करो, तो जिसने लॉ बनाया किसान बिल वो लेजिस्लेटिव, जिसने पालन करा वो डीएम। जब इन दोनों ने गलत चीज बना दी तो एक्टिव रोल में आ जाते हैं अभिषेक मिश्रा। क्यों? क्योंकि तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका। न्यायपालिका इन दोनों को ठीक करता है। कैसे ठीक करता है? वो कहेगा तुमने किसान बिल तो बनाए, लेकिन तुमने संविधान के इस अनुच्छेद की अवहेलना कर दी, तो तुम्हारा ये किसान बिल रद्द। फिर डीएम साहब की डांट लगाएगा कि तुमने पालन करा, लेकिन तुमने पालन इस नियम के विरुद्ध जाके करा। तो तुम्हें इसलिए समझ में आया कि न्यायपालिका मैंने क्यों काटी है। जब अनुच्छेद 12 पढ़ा जाता है तो लिखित तीनों जाते हैं, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसलिए मैंने उस पर कट मारा। बात समझे? आपको इतना याद रखना है कि जब भी जज साहब कोई निर्णय सुनाएंगे न्यायालय में तो वो अनुच्छेद 12 का भाग नहीं रह जाते। लेकिन जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा यूपीएससी या एसएससी में कि आर्टिकल 12 के अंदर 3 कौन है, तो तुम्हें टिक मारना है तीनों पे। कोई डाउट? कोई डाउट? समझ गए टिक की चीज? विधि बनाता है कौन? लेजिस्लेटिव। उस विधि का पालन कौन करता है? एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। और उसको करेक्ट चेक कौन करता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका। कभी भी दुनिया का कोई भी न्यायालय विधि नहीं बनाता, सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बनाता। सुप्रीम कोर्ट संविधान की किताब पढ़ता है, मौलिक अधिकार खोलता है, डीपीएसपी खोलता है, उसकी व्याख्या करता है, और इसीलिए उसे प्यार से एसएससी वाले कहते हैं कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संरक्षक। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? क्यों? क्योंकि संविधान की किताब की ही व्याख्या करने की जिम्मेदारी उसे मिली है। वो लॉ नहीं बना सकता, याद रखना, वो विधि नहीं बना सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट को विधि बनाने की शक्ति मिल जाए तो फिर ये लेजिस्लेटिव और सांसद तो बेकार हो जाएगी। इसका मतलब ही क्या निकलता? हाँ, न्यायालय आदेश दे सकता है कि देश में बार बार भूकंप आ रहे हैं, देश में पेड़ बहुत कट रहे हैं, कोई ऐसी विधि बनाओ। न्यायपालिका ये आदेश दे सकता है विधायिका को कि तुम कोई ऐसी विधि बनाओ जिससे पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। कोई डाउट? लेकिन लॉ बनाएगा कौन? लेजिस्लेटिव। एल से लॉ बनाना, एल से लेजिस्लेटिव, ई से एग्जीक्यूशन पालन करना, ई से एग्जीक्यूटिव, जे से जस्टिस न्याय दिलाना, जे से जुडिशरी। कोई डाउट? तो लॉ बनाने की पावर जिसमें भैया एल लिखा हुआ है वर्ड लेजिस्लेटिव, निष्पादन करने की शक्ति एग्जीक्यूटिव, जस्टिस दिलाने की शक्ति जुडिशरी। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई समस्या? इधर बताओ। समझ गए संसद को? थोड़ा लेट हो गए जो बच्चे, वो तो नहीं समझे होंगे, कोई बात नहीं, लास्ट में रिपीट करेंगे। अब देख लो ध्यान से, तुम्हारी संसद के अंदर 3 अंग आते हैं। ये वर्ड याद रखना इंग्लिश वालों। तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन, किसी भी अंग को निकालने के बाद कोई व्यक्ति जिंदा रहता है? नहीं। ये जो वर्ड मैंने बार बार बोला है, अंग्रेजी में ऑर्गन, हिंदी में अंग, बेटा इसे गांठ बांध लेना। एसएससी में सीधे लिख के आता है कि संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? अंग, ऑर्गन। तो उसमें राष्ट्रपति भी आता है, राज्यसभा भी आता है, लोकसभा भी आता है। ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति क्यों आता है? क्योंकि बेटा
जो नियम बनाता है वो राज्यसभा, जो नियम को फिर से चेक करता है उसी बिल को वो लोकसभा, और उनके बाद अंतिम हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्रपति। एक बार यूपीएससी ने सवाल दे दिया, बच्चे कंफ्यूज हो गए, सवाल सुनो और तुम भी कंफ्यूज हो जाओ। राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य है या लोकसभा? बताओ। बड़े लिखे बच्चे ना बोले, ये पढ़ो दोनों और बोल दो। हाँ बता दो, इन्हें बता दे दो। आंसर तुम्हारा ठीक है, मैं भी जस्टिफाई करूंगा। हाँ बताओ, ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों। पूजा मौर्य जी बताएं, पूजा का नाम? पूजा आदेश देती है साथ मीडियम। पूजा एकमात्र ऐसी लड़की है जो सुबह 4 बजे भी फोन कर सकती है मुझे। पूजा सुबह 6 बजे फोन कर, इलाज है खुद सो जाती हूँ। भैया मुझे 10 बजे एक बार फोन करा करो, मैं निशाचर हूँ, सुबह सोता हूँ 4 बजे, समझ गए? रात रात घूमता तुम्हें मिल जाऊँ तो समझ जाना पढ़ाई करता, समझ गए? देखो इधर सर, राष्ट्रपति, यूपीएससी ने पूछा कि राष्ट्रपति राज्यसभा का है कि लोकसभा का? बेटा जीवन में गांठ बांध लेना, राष्ट्रपति ना राज्यसभा का होगा ना लोकसभा का होगा, वरना उसके अंदर आ जाएगी पक्षपात की भावना। फिर वो लोकसभा को ज्यादा सपोर्ट करेगा अगर उसका सदस्य होगा, राज्यसभा को सपोर्ट करेगा उसका सदस्य होगा। इसीलिए मैंने जो शब्द बोला उसे याद रखना कि राष्ट्रपति ना राज्यसभा का सगा ना लोकसभा का, वो एक अंग है संसद का। इसका कोई डाउट? तुम्हारे मन में सवाल नहीं आता कि जब संसद है तो हमने राष्ट्रपति जैसे एक व्यक्ति को साइन करने के लिए क्यों बैठा रखा है कि अंतिम लॉ पे साइन वो करना? कोई बता सकता है कि हमने क्यों बैठा रखा है? क्या जरूरत है उनकी? हटा दो उन्हें। लेकिन क्यों हमने राष्ट्रपति का पद बनाया जो साइन करेगा? अरे सर ये सब आप ऐसे सवाल बता देते हो जो हमारे घर में किसी ने बताए, क्या घर से ऐसे सवाल नहीं बनेंगे? हाँ भाई सोचो दोनों लोग, संसद क्यों है समझ गए? राष्ट्रपति क्यों है ये भी सोचो। राष्ट्रपति पड़ोसी का पति नहीं, हल्के से पिंच करके तेरा पति क्यों है, उसका पति होगा या नहीं होगा? तुम अभी राष्ट्र के पति की बात कर लो। और लड़के भी शशि थरूर मत बन जाना, उन्होंने स्टेटमेंट डाल दिया ट्विटर पे राष्ट्रपति, बाद में बड़ा मौकरी हुई उनकी। अब ये बनी थी ना द्रौपदी मुर्मू जी। राष्ट्रपति एक सीट है, जैसे एक कुर्सी है, इस कुर्सी पे बैठने वाले की वैल्यू नहीं है, इस कुर्सी की वैल्यू होती है। इस कुर्सी का नाम राष्ट्रपति रख दो। अब यहाँ तुम फीमेल बैठाओ, बच्चा बैठाओ, वो राष्ट्रपति बोला जाएगा। अब आदरणीय शशि थरूर जी ने बोल दिया राष्ट्रपति जी सामने स्पीच तो ये बड़ा डेरोगेटरी हो गया, फिर उन्होंने क्षमा मांगी। तो इसलिए महिला भी है तब भी तुम्हें संबोधित करना है। ऐसे इंटरव्यू पैनल को भी तुम सर बोल सकते हो क्योंकि वो पैनल का नाम है, वहां तुम फीमेल को नहीं कह रहे हो। समझ में आई बात? तो बताओ क्या जरूरत है राष्ट्रपति जी की? इस पद को सर खत्म कर देते हैं। बेमतलब में पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, अनुच्छेद 52 से शुरू करते हैं, चुनाव भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें राष्ट्रपति की जरूरत है? बताओ 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 बताओ। आज तुम्हें सोचने पे विवश करूंगा। आज है एनसीईआरटी स्पेशलिस्ट दोनों, राष्ट्रपति तो पढ़ा होगा, उसमें सबसे पहला सवाल खोपड़ी में नहीं आया। जैसे तुम गए, तुमने मोबाइल लिया, हमें मोबाइल की जरूरत क्यों है, फिर तुमने इंस्टाग्राम डाला, उद्देश्य पूरा चेक रख लिया। तो ऐसे ही सोचो राष्ट्रपति की आवश्यकता देश को क्यों है? इंडिया का फर्स्ट पर्सन है। अरे वाह, बिल्कुल ही गलत जवाब। हाँ, तुम्हारे गांव का प्रधान होगा वो भी फर्स्ट पर्सन है, तो क्या करें, उसके घर से रोटी चला लें? इससे ये सेंस नहीं है। सेंस सोचो बड़े बड़े लेवल पे, बड़े लेवल, बड़े लेवल, बड़े लेवल। हाँ बताओ। बोले सर ये पता नहीं आपकी 4-4 दिन में क्या क्या खुद 5 के आता है, मैं वो पूछ रहा हूँ तुमसे यूपीएससी पूछेगा बेसिक चीज। तो इंटरव्यू चलेगा, बोले आप बताओ राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो जुलाई में, बोले हाँ क्या जरूरत राष्ट्रपति? अब ये सोच रही है जरूरत तो सर मेरे छोटे वाले भाई की भी थी, मम्मी पापा पता नहीं क्यों हॉस्टल ले जाने बस। हाँ तो बताओ, जैसे तुम्हारे पास बहुत वस्त्र है और तुम्हें कम वस्त्रों की जरूरत है लेकिन भरे पड़े हो, ऐसी राष्ट्रपति को काहे कर रखी है? हाँ राहुल बताओ। क्योंकि देश को चलाने के लिए सब लोग अपना आप देश को चलाते हैं, और राष्ट्रपति को सब लोग चुनते हैं। अच्छा हाँ, और थोड़ा और इसमें जोड़ दो, कुछ दम है भावनात्मक जुड़ा हुआ है, पर इमोशनल होकर वो मत देना राष्ट्रपति को जोड़ाओ। नहीं लड़के पूरी जान लगाती है। आज 2 पराठे हाँ बताओ, ऐसे प्रयास अच्छा होता है पूरे देश को चलाने के लिए। सभी लोग देश को नहीं चला सकते हैं, इसीलिए सब लोग चुनके मिलके राष्ट्रपति को चुनते हैं देश को चलाने के लिए। ये उत्तर है। और अरे बोले सर हमने सोचा ही नहीं, तो राष्ट्रपति कई बार पढ़ चुके हैं, 52, 53, 54। आज पूरी की सोची घर जाके बॉन्ड भी सब पी जाऊंगे, मुझे याद आना। बताओ राष्ट्रपति
अब मैं तुम्हें रूल बताऊं, सुनो मजा आएगा। रूल बताऊं, रूल चलो। राष्ट्रपति कार्यपालिका के अंदर आते हैं कि लॉ बनाने वाले लेजिस्लेटिव के अंदर आते हैं? राष्ट्रपति कार्यपालिका के अंदर आते हैं कि विधायिका के अंदर? कार्यपालिका के अंदर। हाँ, विधायिका। सीएम किसके अंदर आते हैं? सीएम कार्यपालिका या विधायिका? पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसमें आते हैं? विधि बनाने में आते हैं या एग्जीक्यूटिव में आते हैं? क्या हाँ, इधर किसमें? कार्यपालिका। सही जवाब। अनुच्छेद 53 में भी लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव हेड होंगे प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव हेड यानी कि कार्यपालिका प्रमुख होंगे। कुछ याद आ रहा है? सही है। अपने थप्पड़ मारो ऐसे चटाचट। हाँ, अरे कहाँ सो रहे थे, हम जब पढ़ा रहे थे सर। सुनो, हमारे देश का संविधान बड़ा समझदार है। उसने कहा कि कोई विधि बनाई, लोकसभा से पास हुई, राज्यसभा में आई, या राज्यसभा में पहले पास हुई तो लोकसभा में गई, अंतिम बात में हम राष्ट्रपति को जिम्मेदार ठहराएंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जब साइन कर रहे होंगे तब हम कहेंगे कि राष्ट्रपति महोदय तुम देख लो, तुम्हारे ऊपर ही जिम्मेदारी है, तुम देश के फॉर्मल हेड हो। अगर ये गलती करी तो संविधान का एरर नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने एरर किया है। मेरी बात समझना, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना सारा गलती का भार एक कार्यपालिका पे शिफ्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि रूल है कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका को। सुन लो ये रूल, एग्जीक्यूटिव में फिर समझा रहा हूं, मुझे पता नंबर तो एक बार में नहीं आएगा दिमाग में। ये डाउट तो नहीं बता रहे हैं? गुड। एग्जीक्यूटिव लायबल टू लेजिस्लेटिव, ये रूल समझो। कार्यपालिका का एक व्यक्ति इसलिए डाला है क्योंकि राष्ट्रपति भी अपने कार्य को करते समय उत्तरदायी है विधायिका को। अगर तुम्हें कोई डाउट था तो तुम उस पत्र को, उस बिल को वापस से संसद में भेज देते, लेकिन तुमने जिस मोमेंट साइन कर लिए तो समझ जाओ कि अब तुम्हारी लायबिलिटी शुरू हो चुकी है। पता होगा कि साधारण बिल जब भी राष्ट्रपति के पास आता है तो उन्हें शक्तियां मिली हैं वीटो की, या तो जेब में रख लो, या वापस भेज दो, या स्थगित कर दो। तो तुम कर क्या रहे थे? तुम वापस भेज देते ना राज्यसभा। जिस मोमेंट तुमने साइन करा, देश का प्रिंसिपल शुरू कि कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका को, यानी वो अंग जरूर हैं लेकिन वो सुप्रीम नहीं है। वो भी राज्यसभा और लोकसभा में बैठे लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं, क्योंकि लोग कहेंगे तुमने कर क्या दिया, वापस भेज देते। विचार करके समझे, रूल समझे, बात आई समझ में? हमने विधि का शासन भी मेंटेन करा, राज्य का एक प्रमुख भी बना दिया, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी। ये तीसरा सिद्धांत। डिबेट कर दो। हाँ, सुन लो ध्यान से, और दूसरे एग्जांपल के साथ रिपीट कर दे रहा हूँ। डीएम साहब को सारी पावर दे दी गई, डीएम साहब से का बलवा हो रहा है, तुम देख लो। अगर डीएम साहब को लास्ट मोमेंट तक भी कुछ लग रहा है तो वो सीएम के पास फोन करके आदेश के लिए कह सकते हैं कि मैं इस आदेश से सहमत नहीं हूँ। अब इधर आ जाओ, सेम चीज समझो। राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका, और नियम ये है संविधान का कि कार्यपालिका का कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी है। उत्तरदायी का मतलब ये कि वो विधि बना रहा है उसके समक्ष खड़ा रहेगा जो ऐसे करके, और वो कहेगा कि तुमने पालन कैसे करा, अगर विधि गलत तो मेरे प्रति उत्तरदायी हो, तुमने पालन क्यों नहीं करा, मैंने जो लॉ बनाया। तो इसलिए राष्ट्रपति को एक शक्ति मिली, राष्ट्रपति अपने बिल को वापस भेज सकता है कि इसे लो दोबारा जांचो, मैं संतुष्ट नहीं। लेकिन जिस मोमेंट तुमने साइन कर दिए, अब उनका काम खत्म, अब तुम्हारी जिम्मेदारी शुरू। अब पूरे देश के अपराधी तुम बनो, लेकिन उन्हें भी बचाया गया है। राष्ट्रपति अपने शासन के दौरान, अपने कार्य के दौरान, अपने ऑफिस के दौरान कोई काम कर दे तो उस पर कोई एफआईआर मुकदमा नहीं हो सकता। लेकिन हमने सारी लायबिलिटी अंत में एक व्यक्ति के विवेक पे ही छोड़ दी। बात समझी इस चीज को? यह भी तुम्हें समझ में आएगा, आगे 3-4 बार ये टूल यूज होगा तो अलग अलग परिस्थितियों में तुम समझोगे। लेकिन आज तुम्हें थोड़ी बहुत उपयोगिता समझ आएगी कि लोकसभा क्यों है, राज्यसभा क्यों है, राष्ट्रपति क्यों। यही पढ़ाना यूपीएससी का उद्देश्य होता है। मैं तुम्हें अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं बताई है कि 1971, 1975, 62% का आंकड़ा याद करो। सिर्फ एक बेसिक चीज बताई कि राष्ट्रपति क्यों जरूरी है, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, राज्यसभा क्यों जरूरी है, इंस्टाग्राम क्यों जरूरी है। हाँ सर, मतलब बता ही देते, ठीक है। तो भैया एक मंत्र है, मंत्र जो मंत्र अभी बोला, दैट इज एग्जीक्यूटिव लायबल टू लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका को, राष्ट्रपति कार्यपालिका है, वो कितना भी साइन कर लें, उनकी एक ड्यूटी है कि भैया ये लोग हैं, और लोग का मतलब जिनके लिए विधि बन गई। मुझे कुछ भी लग रहा है, ये पकड़ो बिल वापस, और तुमने साइन कर दिया, जिम्मेदारी तुम्हारी।
समझ गए बात? अब आगे बढ़े, कोई दिक्कत? और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो तुम इमोशनल अटैचमेंट के लिए कह सकते हो कि हमारे भारत में हमेशा से सिस्टम रहा राजा रानी, तो हमने एक ऐसा व्यक्ति बैठा दिया, ये मैसेज दिया कि आज भी हमारे भारत पे एक भारतीय राज कर रहा है, समझे? ये दूसरा कंसेप्ट है, लेकिन ये नहीं बोलना, तो मैं वो बोलना है जो यूपीएससी डिमांड कर रहा है। ये टपरी वाला आंसर, समझ गए? टपरी वाले, चलो भैया आ जाओ। सर कार्यपालिका और विधायिका यानी कि जो लॉ बनाता है और जो कार्य का पालन करता है उसमें मैंने एक डिफरेंस लिख दिया, देख लेना। जैसे मैंने तुम्हें बताया डीएम की तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम डीएम बनोगे, तुम एसएससी से कोई भी पद निकाल लो तुम बनोगे भैया कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। जो लॉ बनाता है वो विधायिका, उसका नाम ही यही है, विधि बनाने वाला विधायिका, कार्य करने वाला कार्यपालिका। कोई डाउट इसमें क्या अंतर है? कोई डाउट नहीं। इसमें क्या डिफरेंस है ये अंग्रेजी हिंदी वाले पढ़ लेना। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ संसद में, चले आगे तो समझ लो। ये इसमें तुम्हें और आनंद आएगा। और बाबा साहब की जीनियस लेवल का एक और उदाहरण देता हूँ। मान के चलो एक दिन संसद को घमंड हो गया कि मैं पूरे भारत में कुछ भी कर सकती हूँ। संसद ने नियम बनाया कि अभिषेक सर की क्लास में कोई ऐसे नहीं करेगा। इधर देखो, इधर नींद आ रही, नींद पिक्चर चल रही, पिक्चर देखो, सो मत, ठीक है? तो भैया संसद ने नियम बनाया। अब जितने बच्चे थे रात वाले निशाचर, वो सोचते थे क्लास से अच्छी नींद कहीं नहीं आती, क्योंकि गोली खा लो तब भी इतनी अच्छी नींद नहीं आती जितनी किताबें खोलने पे आती। उनने कहा हम भी सोएंगे तो क्लास में ही सोएंगे, चाहे कुछ हो जाए, उनका अराजकता वाला व्यवहार भी हो जाए। तो भैया अगर कभी केंद्र ऐसे तानाशाही वाले नियम बना सकता है कि तुम सो मत रात में, दिन में सोना शुरू कर दो, सूर्य उधर से नहीं इधर से निकल रहा, समय इधर मुंह करके सोया, तो कुछ भी नियम बना सकती है। बाबा साहेब को ये बात पता थी, तो बाबा साहेब ने कहा कि बेटा तुम कितने भी नियम बना लो, लेकिन सबसे ऊपर हम क्या रखेंगे? क्या रखेंगे सबसे ऊपर? संविधान। और ये भी सुनो, संविधान भी सबसे ऊपर नहीं है, तुम कुछ चौंक जाओगे। सबसे ऊपर हो बेटा, सबसे ऊपर है विधि का शासन, और ये विधि का शासन भी सबसे ऊपर नहीं है। सर ये क्या ड्रामा चल रहा है? सुनो ध्यान से। सबसे ऊंचा लॉ बनाने वाला केंद्र संसद, तुम्हें लग रहा होगा बड़ी शक्ति है ना, उससे ऊपर बाबा साहेब ने रखा संविधान। फिर बाबा साहेब बोले संविधान भी कुछ नहीं है, उसमें नियम दिए हैं, तो नियम सबसे ऊपर यानी विधि सबसे ऊपर। लेकिन बेटा विधि भी ऊपर नहीं है। क्यों? अगर आज तुम सब उठ के चले जाओ और पूरे को निपटाते हुए चले जाओ कि हटाओ सबको रास्ते में साफ कर दें, और तुम कम से कम 25 करोड़ की आबादी लेके रोड पे निकल जाओ, कहाँ का संविधान? तो बाबा साहेब ने कहा कि अंततः सबसे बड़े जो हैं वो लोग हैं। क्या समझे? लोग। तो इसीलिए बाबा साहेब ने उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए संविधान को, एक किताब को बनाया। और बाबा साहेब कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो सोर्स है, स्रोत शक्ति का, वो लोग हैं, लेकिन जिससे देश चलेगा वो संविधान। और क्यों देश चलेगा संविधान से? क्योंकि जो केंद्र में बैठे हैं वो मन मर्जी से कोई भी नियम ना बना ले, वो किताब से बाहर नहीं जा सकते। अब ये डायग्राम समझना फिर से समझो, ये समझो। तुम हो लेजिस्लेचर, तुम बोले गोविंदा की तरह मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे दिन में जाऊं रात में जाऊं। तुमने नियम बना दिए, आगे बच्ची सो रही थी, वो वाले नियम, क्लास में ही सोएंगे। उसके बाद बाबा साहेब को ये बात पता थी, बोले अच्छा ये कोई भी नियम बनाएगा, पहले तो मैं इसे नियम से बांध देता हूँ। कैसे? उन्होंने संविधान में कुछ ऐसी चीजें लिख दी जिससे परे कोई भी विधानसभा, कोई भी संसद नियम नहीं बना सकती। और मुबारक हो, उसे मैंने तुम्हें पढ़ाया था, उसे कहते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर। सर कौन सी चीजें संविधान से नहीं छीनी जा सकती? समानता, आरक्षण, अस्पृश्यता, उपाधि का अंत, तुम्हारी आजादी, जीवन जीने की, दैहिक आजादी, धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। याद आ रही है? तो बाबा साहेब ने कहा कि जो नियम बना सकता है कल को छीन ना ले, इसलिए बाबा साहेब ने संविधान के अंदर ये सारी चीजें सेव कर दी। समझे? इसीलिए जब सवाल आए कि संविधान बड़ा या संसद, तो टिक मानना संविधान। लेकिन जब सवाल आए कि संविधान बड़ा, संसद बड़ा या लोग बड़े या विधि का शासन बड़ा, तो अंतिम टिक किस पे मारोगे? लोगों पे। डाउट? तो डाउट समझ गए? कोई समस्या? मजा आया? 4 दिन की मेहनत से मजा तो आ गया। हाँ इधर सारे गामा सब हो गया। हाँ क्या हुआ? सब याद करने के तरीके। हमारी बच्चियां कैसे कर रही थी गाँव में, पता नहीं क्यों चली गई। ये लो भैया होमवर्क। सर होमवर्क क्या है? कोई होमवर्क नहीं है। पहले ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है
सेंट्रल विस्टा जो नई बिल्डिंग बनी है, एसएससी में ज्यादा भयानक सवाल नहीं आएंगे। पुराना संसद कब बना था? 1927 में। उसमें कितने लोगों के बैठने का स्थान था? सब लिखा है, नोट कर लो, चाहो तो, चाहो ना नोट करो। लेकिन जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें ऐसा खास क्या है, क्यों बनाई गई? तो कोई बता सकता है कि वो नई बिल्डिंग क्यों बनाई? तभी मैं तुम्हें चौंकाने वाला खुलासा करता हूँ, बताओ पहले। सर नई बिल्डिंग इसलिए बनाई, दिवाली आ रही थी सर। हाँ, क्यों बनाई है? पुरानी संसद। हाँ हाँ, पुरानी संसद। ये कह रहे नई बिल्डिंग बनाई क्योंकि पुरानी संसद। हाँ पुरानी संसद। हाँ तो बताओ, पुरानी संसद 1927 में बनी थी, एडवर्ड ने बनाई थी, एडवर्ड बेकर ने। वो छोड़ दो, वो नहीं आता। हाँ सुनो, मैं जवाब चलो, इतना भावुक आंसर व्हाट्सएप वाला। हाँ अच्छा, पता ही गलत। नटराज की मूर्ति से इसमें क्या पता चला? नटराज की मूर्ति उठा के नहीं बना सकते थे। लॉजिक लगाओ, लॉजिक तो भारत में मैं तो मुझे पता है, व्हाट्सएप यूट्यूब वाले तुम्हारा दिमाग आधा खा चुके हैं। जंग लग गई, जंग वो मान भी रही है। हाँ पापा ने भी कहा लोहा निकल रहा है। मैं बता रहा हूँ, सुन लो, अभी तुम्हें ऐसा तथ्य पता चलेगा कि हाँ हो सकता है तुम घर जाके 2 बार सिर मान लो दीवार पे। भैया तकिया उकिया रख लेना, वरना तुम्हारी आत्महत्या मेरे ऊपर आ जाएगा। बोले यही आदमी को इज्जत कर रहा था माइक लगा के। हाँ क्या इंजीनियर साहब तो लिख दीजिए ना। हाँ पुरानी आकृति किसी मंदिर से मिल रही थी तो धर्म निरपेक्षता के चक्कर में बदल गया था। गलत जवाब। ये भगवान नहीं अच्छा ही बात बताओ, नई आकृति पुराने भवन में बनाने में इन्होंने जंगल पूरा साफ कर दिया, उतने एरिया का रोड साफ कर दिया। अरे भैया मैं ही बता दे रहा हूँ बस। इससे पहले कि मेरा अंतिम लेक्चर हो पूरनपुर में, मेरे महान बालकों, मेरे प्यारे बालकों, पढ़ लो। पुराना जो संसद था उसमें 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी सिर्फ। इसमें 1272 लोगों के बैठने की व्यवस्था पहली चीज। दूसरा, वो भूकंप विरोधी क्षेत्र 3 में आती थी या 2 में, 2 लिखा शायद। भूकंप क्षेत्र 2 में आती थी। इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि ये भूकंप क्षेत्र 4 में आती है। लेकिन अभी भी फाइनल आंसर नहीं, वो तुम्हें मैं देता हूँ। फाइनल आंसर ये है कि जो तुम्हारी पुरानी संसद थी इसके अंदर जितने भी प्रतिनिधि बैठे हुए थे बेटा, वो 1972 में जो जनसंख्या पर सर्वे हुआ था उस सर्वे के अनुसार चल रहे थे। और संविधान में एक चीज सुरक्षित कर दी थी कि सर्वे कराने में बहुत खर्चा होता है। 2026 में जब सर्वे होगा तब संसद की सीटें बदलेंगी। तो मोदी जी दूरदृष्टि के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि 2026 में जब जो भी पहली जनगणना होगी उससे सीटों की संख्या पहुंच रही है 1272। इसीलिए उन्होंने पहले ही बिल्डिंग बना के तैयार कर दी। बात समझ में आई कि नहीं? सवाल आया कि पुरानी बिल्डिंग को रिनोवेट कर दो, उसके ऊपर एक और छत्ता बना दो, लेकिन जिस मटेरियल से थी, जिस चीज की थी, जिस कारीगर की थी, वो उपलब्ध नहीं थे। और जिस तरीके से डिजाइन होती है इन्हें तोड़ना और दोबारा बनाना और कॉस्टली पड़ता। तो उसके लिए हमने इसे संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करने का विचार किया और नया बना दिया। कोई डाउट? आप समझ आया? 1972 की जनसंख्या जो कि पहले थी, ताकि तुम जो सीटें देखते हो कि उत्तर प्रदेश की 31 है, लोकसभा में इतनी सीटें, बेटा ये सब 1972 में जो जनगणना हुई थी उसकी सीटें रिजर्व है। क्योंकि एक बार जनगणना करके सीटों को दोबारा से बताने में बड़ा खर्चा आता है। तो सरकार ने 2026 में जो भी पहली जनगणना होगी उससे मोदी जी ने ये पाया कि जो सीटों की संख्या है बेटा वो 1272 बन रही है। ये देखो, तो ये जो 1272 की जनसंख्या है, अब तुम्हारी क्लास में बच्चों के बैठने की कैपेसिटी 80। अब अचानक अभिषेक सर का लेक्चर देके 500 दौड़ पड़े, बोले अरे बहुत बढ़िया जोक मारते हैं, पढ़ाना छोड़ी दो, ठीक है। तो भैया तुम्हारी क्लास में जब 500 बालक टूट पड़ेंगे तो या तो तुम इस क्लास को तोड़ोगे और तुम्हें पता चल रहा है ऊपर वाला मंदिर तोड़ेंगे तो हमारे प्राचार्य जी नीचे से आगे हमें तोड़ेंगे। तो तुमने पूरनपुर गन्ना कृषि के सामने जमीन लेके एक नई बिल्डिंग बना दी। अब वहां तुमने 1000 बच्चों के बैठने की व्यवस्था कर दी। क्या होगा? सेंट्रल विस्टा बन गया। बात आई समझ? कोई डाउट? ये है टेक्निकल यूपीएससी का रीजन। वो नटराज अफसर अपने एक्सेल मांग ले जेलर है नहीं इसको तो क्या चीज इसके अंदर जो मूर्तियां करी है, वो चित्र करी है, उनको लेके आप उनको लेके आप ये कह सकते हो कि जो चित्रकला नक्काशी करा है बड़ा सुंदर है, उसे इसलिए बनाने की अट्रैक्शन के लिए डिजिटली बोर्ड लगाया।
लेकिन ये कारण नहीं है, ये मत डाल देना यूपीएससी मेंस में। नटराज की मूर्तियां तो थी, समझो मूर्तियों का काम होता है किसी जगह की सुंदरता, लेकिन कोई कारण नहीं है कि नई सेंट्रल विस्टा की आवश्यकता क्यों थी। सोचो जैसे अगर आप ये टी शर्ट पहने, आप और प्यारी सुंदर टी शर्ट पहनो तो क्या आप इसे बदल देंगे? डेकोरेशन, समझे? तो भैया ये लिखी है, ये देखो, ये 1927 में तुम्हारी पुरानी बिल्डिंग बनी थी, पुरानी बिल्डिंग सर, जिसमें इतने लोगों के बैठने की क्षमता थी। उसके बाद सर क्षमताएं गिर गई, विषमताओं में बदल गई। समझ में आया तुम्हें? अभी आगे तो पॉलिटी में और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो तुम पॉलिटी में घुसे हो मेरे साथ, तुम्हें इतना घुसेड़ के मारा तो बात की बात है, घर जाके तुम सिर मारोगे यार, ये किसने बताया इसे? लेकिन ये गारंटी है कि यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट इन पॉलिटी सब्जेक्ट, आई कैन बेट। तुम जब बात करोगे किसी व्यक्ति से कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, तो वो ऐसे कहेगा ये तो ये भी होता है, लक्ष्मीकांत तो लिखा नहीं था क्या? जब लिख रहे थे तो अभिषेक बगल में बैठा था। चलो भैया आ जाओ। अब हमने जब राजीव को दिखाया, मैंने कहा राजीव तुम शादी के बाद कहाँ जाना चाहोगे? तो राजीव बोले ससुराल। मैंने कहा नहीं बेटा, ससुराल जाएंगे, हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ, घूमने चलेंगे ससुराल, लेकिन तुम ये बताओ तुम भाभी श्री को लेके कहाँ जाओगे? बोले सर मैंने सुना है कि लंदन में एक बहुत बढ़िया क्लॉक टावर है, वहाँ पर हवाएं चलती हैं, थेम्स नदी बहती है, इधर ये पूरे पूरी तरह सारी तबीयत सही है कि तबीयत खराब कर ली? पूजा हंसी से मारे, अच्छा पूजा हंस रही है। चलो शादी ब्याह संबंधी बातों पर बच्चे भावुक हो जाते हैं। देख तुम लोग क्लास में एंजॉय करने जाता, देखो बोले चलो टीवी से आदमी आ रहा है, पैसे हो रहा है सर्विस, ठीक है देखो। हाँ लेकिन असल में पढ़ाई को कॉमेडी से जोड़ना ठीक रहता है, तुम भी मानते हो ना ये बात? बस यही मुझे कैमरे पे कहना है, कल को कोई विवाद उठेगा भैया तुमने भैया हमें वंस अ लॉयर ऑलवेज अ लॉयर। चलो शुरू करें। अब सुनो मजेदार। जब हमने पूछा राजीव से, राजीव तुम कहाँ ले जाना चाहोगे भाभी जी को? राजीव बोले सर थेमस नदी के पास। मैंने कहा थेमस नदी कहाँ है? बोले लंदन में। मैंने कहा लंदन में थेमस नदी एक शहर से बहती है क्या? बोले नहीं सर एक जगह है, उस जगह का नाम है वेस्ट मिनिस्टर। तो मैंने कहा वेस्ट मिनिस्टर जगह का नाम है, उसमें ऐसी खासियत क्या है? बोले सर एक ऐसा खूबसूरत नज़ारा, नाव बह रही होगी, हम और मैडम पेड़ पे बैठे हुए कौवे और बंदर, उनको देखते हुए हम अपने आप को याद करेंगे और भावुक होंगे। तो मैंने कहा तुम पेड़ देख के भावुक होगे? बोले सर क्योंकि पूरनपुर में ये सब देखने को नहीं मिलता। तो मैंने कहा राजीव तुम जाना कहाँ चाहते हो? तो राजीव ने कहा मैं वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ से संसद के दोनों भवन की व्यवस्था ली गई है। अभी आएगा, अभी आएगा, मीम है, मीम है। तो सुन लो, तुम्हारा लोकसभा राज्यसभा की जो व्यवस्था बनाई गई है संविधान में, ये हमने उठाई है यूके, यूनाइटेड किंगडम, लंदन से। लंदन के अंदर सेम व्यवस्था है, यानी लंदन के अंदर बोला जाता है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। बेटा वेस्ट मिनिस्टर मॉडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि वेस्ट मिनिस्टर नाम का एक किला है, जगह है, कहाँ? लंदन में। लंदन मान के चलो एक देश, उस देश के अंदर एक तुम्हारे उत्तर प्रदेश के 75 राज्यों की तरह एक राज्य ले लो, वहां पर एक जगह है वेस्ट मिनिस्टर। उस वेस्ट मिनिस्टर के पास में इंग्लैंड की संसद की कार्रवाई होती है और वहां 2 सदन है उनके। कौन कौन से? एक हाउस ऑफ कॉमन, एक हाउस ऑफ लॉर्ड। अभी लिखा हुआ है, सब दिखाऊंगा। हमने ये डिट्टो कॉपी पेस्ट करके इंडिया में डाला, लेकिन क्यों? बताओ मोदी, बताओ हमने ये 2 सदन क्यों लिए? राज क्यों लिए हमने ये 2 सदन? पूरा सब लिखा हुआ है तुम्हारे लिए भैया, वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली सब लिख दिया मैंने। लेकिन सवाल मेरा अब भी है तुमसे बड़ा मासूम बच्चे की तरह कि हमने ये 2 सदन वाला ही कंसेप्ट इंग्लैंड का क्यों लिया? हम तो एक ही रूम रख सकते थे ना, हमने 2 रूम क्यों बनाए? ज्यादा पैसा था। हाँ मनोज सर, हाँ मनोज भाई तुमने भाई बस बनाया, बस बस। हाँ इधर पीछे पाली को बताओ, उधर कॉपी नहीं है इसका आंसर, लिखवाया ही नहीं। अच्छा मैं लिख बोला के नंबर बात। हाँ बताओ, अरे जो हाँ इधर पूजा बताओ, पूजा अभी तक राजीव साजी को कीजिए। राजीव मेरे पे तो कोई बंदर क्यों देख रहा? बेचारे राजीव को तुम लोग इस नजर से ना देखो, शादी होगी तो सही में लंदन में बतौर ऑफिसर पोस्टेड होगा एसएससी एपीसी। राजीव गुड। और इधर बंदर होगा, सामने देखो सब, ठीक है? बताओ तुम्हें इतना बेसिक नहीं बता मिल रहा है? बैठ के एग्जाम दो तुम 2829। अब सुनो ध्यान से, हमने ये 2 प्रणाली क्यों ली बेटा? समझो, क्योंकि हमारे इंडिया में
हमारे नेताओं पे हमें बड़ा विश्वास है कि वो एक ही बार में सारा पैसा ईमानदारी से जनता में बांट देंगे। विश्वास है तुम्हें? हाँ, मैं ये जवाब सुनना चाहता था। और चीख के बोलो कैमरे पे। अब विदय योजना चल रही है, अच्छा सरकारी है, उन्होंने मजाक में सही बोला, तो मैं इनकी बात को आगे ले जाऊँ। मैं नहीं हुई मजाक। सुनो, हमने 2 सदन इसलिए बनाए, ध्यान से सुनना रेहान, और इधर आगे रवि कंसेप्ट समझना। हमने संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा इसलिए डाली, सुनो, ताकि अगर कोई बिल हमने पेश करा तो पहले वो लोकसभा में भी कर सकते हो, राज्यसभा में भी। जैसे राज्यसभा के अंदर वो बिल गया, सबसे पहले उस बिल की रीडिंग होगी, उस पर बहस होगी, फिर वो बिल पारित होगा। और पारित भी तब होगा जब उस सभा के 51% लोग, यानी 50% प्लस 1, तो 51% लोग ऐसे हाथ खड़ा के कहेंगे कि भैया ये बिल ठीक है। लेकिन हो सकता है कि राज्यसभा मिली हुई हो सकता है राज्यसभा के सब लोग पिटे हुए हो, उदाहरण मान लो, तो हमें विश्वास नहीं, इसीलिए हम राज्यसभा से उस बिल को दोबारा किसमें भेजेंगे? लोकसभा में। यानी सर हमने मेंटेन कर लिया डॉक्ट्राइन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का सिद्धांत, जो कि हमें 2 सदन में दिख रहा था, ना कि किसी एक सदन में। कोई डाउट? समझे सिद्धांत? मजा आया? कि सर हमारा बिल 2 बार चेक हो रहा है, एक बार अगर कुछ बिल में त्रुटि हो गई तो फिर से उस पर बहस होगी, अगर फिर भी रह गई तो दोबारा होगी, और अंत में वो बिल भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास, जो फिर से बिल पढ़ेंगे। अगर उन्हें अब भी कोई त्रुटि लगी तो वापस भेज देंगे राज्यसभा या लोकसभा को कि इस पे पुनः विचार करो। और ये भी शक्ति है कि उसे बहुत लंबे समय तक अपनी जेब में रख सकते हैं कि मैं इस पे विचार नहीं करूंगा। बात आई समझ में? ये 3 स्तरीय प्रणाली और किसी देश के अंदर 3 है, तो हमने यूके से ये सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। तो डाउट? कोई सिस्टम? हाँ पूछो। तो जवाब देनी पड़ेगा सर। ऐसा नहीं है जेम में, अभी आपने ये नहीं पढ़ा कि उनके पास 3 वीटो शक्तियां होती हैं। एक विलंबकारी वीटो होता है जिसके अंदर वो जेब में रख सकते हैं अनिश्चित काल के लिए, बहुत लंबे समय तक के लिए। वो पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा ना, इसीलिए आप सवाल पूछ रहे हो। अपनी बिल जेब में डालना एक तरीके से संकेतमक इंगित करता हूँ, यानी वो बिल को लेके इसलिए साइड में रख देते हैं कि ये बिल पास होने लायक नहीं है। ऐसा 3 बार हो चुका है, जब पोस्टल ऑफिस की बात हुई थी, बैंक की बात हुई थी, दहेज की बात हुई थी। इसको लेके जब बिल आए तो हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने बिल को अपना डैशबोर्ड खोला, उसमें डाल दिया कि मैं ये विचार नहीं करूंगा, अभी देश का माहौल नहीं सही है। तो ये शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान है, इसे वीटो शक्तियां कहते हैं। अनुच्छेद 111 111 को जाओ, अरे सब पढ़ गया। चलो आगे बढ़े। अब देखो भैया, बेस्ट मिनिस्टर मॉडल रहा भाग धूम की तरह, लेकिन इसके पीछे कई देश भाग रहे हैं। हम भी लेंगे यूके वाला मॉडल, हम भी लेंगे यूके वाला मॉडल, समझे? धूम पिक्चर देखी तुमने कि नहीं? जॉन अब्राहम देखा है? जो नाम कह रहा है देख लो, ये जॉन अब्राहम, ठीक है सर। ये तो मोहल्ले के टपरी वाले लड़के की तरह लग रहा है। बेटा तुम लोग भी ऐसे लाल पीले बाल करा के टपरी वाले मत हो जाना। देखो ध्यान से, रवीश देखो, पीछे वाली मोटरसाइकिल वाले बनो जिसके चेहरे नहीं दिख रहे, ठीक है? तो देश 1, देश 2, देश 3, और ये भाग रहे थे यूके वाले। यूके का मतलब कि बेस्ट मिनिस्टर मॉडल इतना पॉपुलर था कि कई देशों ने उसे उठाया। मैंने ये एग्जांपल देने के लिए तुम्हें लगा दिया कि इंडिया ही नहीं, और भी कई देश हैं जहाँ बेस्ट मिनिस्टर मॉडल का पालन होता है। कोई दिक्कत? बेस्ट मिनिस्टर कहाँ से आया? सर लंदन के अंदर एक जगह है बेस्ट मिनिस्टर का महल, थेमस नदी के पास, वहां पर यूके का मतलब भैया तुम्हारा यूनाइटेड किंगडम, लंदन की संसद बैठती है, और संसद दोनों जगह बैठती है, यानी उस पैलेस के अंदर एक राज्यसभा एक लोकसभा, ऐसे समझ लो। तो इसी वजह से भारत ने वो प्रणाली अडॉप्ट कर ली। इसे मोहब्बत से अंग्रेजी में कहते हैं द्वै सदन, और हिंदी में कहते हैं बाइकैमरलिज्म। कोई दिक्कत? सर आपने उल्टा बता दिया। अरे उल्टे का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इसे बाइकैमरलिज्म, हिंदी में कहते हैं द्वै सदन। कोई दिक्कत? कोई समस्या? ये लिखा है। इसके फायदे देखो, फायदे, सबसे बड़ा फायदा लोकसभा राज्यसभा में बिल डिस्कस होगा डबल जगह। अब जैसे तुमने अपने पापा से 100 रुपए मांगे, पापा ने कहा पहले मम्मी से पूछ गया, मम्मी बोली भैया से पूछ गया, भैया बोला तू किसी से मत पूछ गया, ये पकड़ 100 रुपए। तो इससे क्या हुआ कि तुम पैसों का गलत इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि पापा की जवाब देगी, मम्मी को जवाब देगी। तो ऐसे ही एक तो बेटा सब तो हमारे ऊपर तो नहीं एसिड अटैक हो रहा था, तुम्हें कैचअप किया देखो ऐसे। तो बाइकैमरलिज्म का मतलब ये हुआ 2 सदन। बताओ संसद के अंदर कितने हाउस हैं? कौन कौन से? तुमने परिवर्तन कर लिया जेंडर का? सवाल इधर पूछा जा रहा है, राहुल सब उत्तर दे रहे हैं। ऑपरेशन होता है 5 का। हाँ ठीक है, काजल बताओ द्विसदनीय का मतलब क्या होता है? सामने लिखा है द्विसदनीय मतलब 2 घर, यानी एक लोकसभा
इसका फायदा क्या है? लोकसभा राज्यसभा से तुम्हें क्या फायदा है भैया बताओ? उसमें तो बताओ, अभी खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है कि नहीं बता पा रही, बताओ। सर इससे ये फायदा है कि बिल हमने पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा तो उसमें जांच विचार नहीं हुआ, फिर राज्यसभा में गया फिर से जांच विचार नहीं हुआ, एक में डबल बार चेक हुआ कि नहीं हो गया, सिंपल। सर हमारी कॉपी ना हमने सीधे प्रिंसिपल को दे दी, तो प्रिंसिपल ने हमें अपनी मर्जी से 20 नंबर दे दिए और इसे कहते हैं जात पात भेदभाव। लेकिन वही कॉपी हमने पहले मास्टर को दी, फिर एचओडी को दी, फिर पहुंची जाके प्रिंसिपल के पास, तो मास्टर तुम्हारा हो सकता है, एचओडी भी तुम्हारा हो सकता है प्रिंसिपल ना हो। तो इसका ये फायदा है कि तुम्हारी कॉपी दो जगह एक्स्ट्रा चेक, समझ गए? अब उस कॉपी को समझो बिल और बाई कैंडिडेट को मतलब समझो लोकसभा राज्यसभा को डाउट है। टाइम भी बताते चलना, कहीं दूसरी फैकल्टी खड़ी रहे वो भी सुनती रहे लेक्चर। हाँ बोले पढ़ा ही रहे हैं, अच्छा कितना भी टाइम है? आधा घंटा है, बहुत टाइम, इतने में तो धूम पूरी देंगे। देखो उसके बाद द्वैध सदन के अलावा एक और फायदा भी है। कैसे? हमारे पास में ये जो बेस्ट मिनिस्टर मॉडल है ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं बनाता, ये एक और शक्ति है अटेंडेंस। इसके बाद ये एक और शक्ति भी देता है। सर कौन सी शक्ति देता है? तो ये धूप जादू वाली शक्ति देता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को सारी पावर कंट्रोल करने की शक्ति देता है। यहीं से हम दोनों लोग एंटर होते हैं विवाद में। कौन से विवाद में? कि राष्ट्रपति बड़ा या प्राइम मिनिस्टर बड़ा? कौन बताएगा इसको? राष्ट्रपति बड़े या प्रधानमंत्री बड़े? आप बताओ। अगर तुम उत्तर दे पाए तो बढ़िया, और नहीं दे पाए तो मैं हूँ तुम्हारे पास। हाँ हाँ, राष्ट्रपति बढ़िया, तुम्हें पति है वो। हाँ पति पावन से करा। हाँ बताओ, लॉजिकल आंसर देना, टपरी वाला आंसर दोगे एक चाय बनेगी। राष्ट्रपति बढ़ो। प्रधानमंत्री की सलाह में काम करता है। अच्छा, और राष्ट्रपति बड़ा है, प्रधानमंत्री उसका पूरा दे सकता है। और नहीं कर रहा है। चलो मैं तुम्हें चौंकाऊं। आप सुनो सुनो, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। सब सुनो मेरे अशिक्षित शिक्षित वर्ग सुनो। पहले ये बताओ कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिया? सच से बताना। हाँ मुझे पता था। रुक जाओ ऐसे रुक जाओ, ऐसे रुक जाओ। अंशिका और राज रुक जाओ। क्यों? तुमने कौन से राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाला? नवजात शिशु करे पुकार, बंद करो अत्याचार। सुनो, और संप्रभु भी हम देखे और उस पे भी बता रहे हैं कि ये फोकस नहीं थे। हम बताएं हमने क्या समझा? अरे बुद्धि और ज्ञान क्लास के बाहर निकले आया करो, चप्पल उतार के घड़ा उतार के मैं हूँ यहाँ। अब सुनो मजेदार बात, सुनो तुम्हें उत्तर अपने आप मिल जाएगा। बेटा जिसको तुमने डायरेक्टली चुना नहीं वो तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं। मेरी बात समझो, लोकसभा चुनाव से ना तो तुम प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट वोट देते हो, ना तो तुम राष्ट्रपति को डायरेक्ट वोट देते हो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनता कैसे है? अभी जो लोकसभा आ रही है, सुन लो भैया, 17वीं लोकसभा खत्म होने वाली है 2024 में। लोकसभा संसद का दूसरा हाउस है। अब सुन लो ध्यान दे, उसी बात में मजा हुआ। कंसेप्ट चला गया तो कलियों घूमोगे चाय लेके सब लोग। देखो इधर, राष्ट्रपति जो है ना तुम उसे वोट देते हो ना प्रधानमंत्री को वोट देते हो, लेकिन तुम लोकसभा के चुनाव जो 24 में होने वाले हैं तो तुम 24 के अंदर जनप्रतिनिधि को जो भी खड़ा हुआ डायरेक्ट वोट दोगे कि नहीं? तो याद रखना, जिसे तुम डायरेक्ट वोट देते हो, डायरेक्ट चुनते हो, उसकी पावर हमेशा बड़ी होगी। ये रूल बाबा साहेब का है। क्यों? क्योंकि उसकी जवाबदेही तुम्हारे प्रति होगी। और हर 5 साल में तुम्हें मौका मिलता है प्रधानमंत्री बदलने का, राष्ट्रपति बदलने का नहीं मिलता है। बात समझे? तो प्राइम मिनिस्टर को इसलिए बड़ा दर्जा दिया है क्योंकि उसे लोक प्रतिनिधि को डायरेक्टली हम चुनते हैं। हमने बीजेपी या कोई भी सरकार जिलाई, उस सरकार की 273 प्लस सीट हो गई। अब उन्हीं में से कोई सबका मुखिया बन जाएगा, जिसे तुम कहते हो प्यार से प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उस प्राइम मिनिस्टर को भी तुमने वाराणसी के अंदर वोट दिया है डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि पीएम का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष होता है। कोई डाउट? सिंपल लॉजिक।
जिसे तुमने डायरेक्टली चूज करा, ही इज हैविंग मोर पावर। कोई डाउट इधर? कोई डाउट? कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आया? अभी और समझ में आया? हाँ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। और राष्ट्रपति जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा एकल संसदीय वोट प्रणाली क्या होती है, प्रतिनिधित्व सिस्टम क्या होता है, कैसे उनका वोट जो है ट्रांसफरेबल होता है, और कुछ राज कह रहे इतना तो मुझे नहीं पता था। मुझे आगे तक सब कंटेस्ट है, चिंता ना करो। ट्रेन के पीछे पीछे चलो, ट्रेन के आगे मत आ जाओ, कुचल दूंगा। सुन लो, अब सुनो ध्यान से। सर ये तो केंद्रक है, केंद्रक कितने विज्ञान के छात्र बैठे हैं यहाँ पे, आओ तुम्हारा विज्ञान का परीक्षण लो। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पता है? हमेशा याद रखना, एसएससी वालों तुम्हारे लिए मेहनत करनी पड़ी मुझे। एसएससी में सवाल आता है बड़ा अच्छे से कि किसको केंद्रक कहा जाता है, तो याद रखना कैबिनेट को केंद्रक कहा जाता है। कैबिनेट को केंद्रक कहा जाता है क्यों? क्योंकि जिस प्रधानमंत्री को तुमने चुना है, जिस प्रधानमंत्री को तुमने चुना है, वो कुछ सेलेक्टिव लोगों को चुन के मंत्रिमंडल बनाता है, और मंत्रिमंडल और प्राइम मिनिस्टर जोड़ करके कैबिनेट बनते हैं, और सारे निर्णय संविधान में वही लेते हैं। इसीलिए उन्हें केंद्रक कहा गया। यानी इसमें जो बीच में सर्किल है वो पीएम और उनकी टीम है। और जो शुरू में तुम लोग जवाब दे रहे थे कि राष्ट्रपति बाध्य है, हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर के जो भी निर्णय है उससे राष्ट्रपति बाध्य होता है। राष्ट्रपति को ज्यादा पावर नहीं दी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर दी है। ऐसा क्यों करा है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड है, वो रोज जवाबदेही देगा। अपोजिशन बैठा है, अपोजिशन कहेगा तुम्हारा ये बिल बेकार है, अगर उनकी सरकार गिरी तो आज ही खेल खत्म। जिसकी ज्यादा जवाबदेही उसकी ज्यादा पावर। जज और डीएम दोनों का लेवल बराबर होता है, लेकिन जज को तुम शायद ही किसी जज का नाम बता पाओ कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट जज कौन है, लेकिन डीएम का नाम क्यों पता चल जाता है? वो फील्ड वर्क करता है, वो रोज उतर के आ रहा है, तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या समस्या है। लेकिन जज साहब उससे बड़ा काम कर रहे हैं, परंतु जज साहब को कोई नहीं जानता। अब समझे शक्ति, राष्ट्रपति का काम बड़ा, लेकिन पद पीएम के सामने छोटा। समझिए, दिस इज कॉल्ड प्योर कांसेप्ट। कोई डाउट? कोई समस्या? बढ़े आगे। 4 दिन की एनर्जी है, निकालनी तो पड़ेगी। अब देखो भैया, यूके के अंदर मैंने तुम्हें व्यवस्था बताई थी वेस्ट मिनिस्टर मॉडल की। अब समझ लो, यूके के अंदर भी लोकसभा राज्यसभा जैसा कुछ होता है। अब आज तुम्हें एक चौंकाने वाला तथ्य और बता रहा हूँ। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड हेक्टर मुंडो, फलाना ढिमाका सुने, लॉर्ड डलहौजी, ये सब के सब ब्रिटेन के अंदर राज्यसभा के संसद थे, जो तुम्हारे भारत में शासन करने आए थे। समझे? ये कहां से आए? ये आए थे यूके, यानी कि तुम्हारे लंदन की जो पार्लियामेंट है उसमें एक छोटे लोगों का हाउस था जिसे कॉमन कहते थे, एक राजे रजवाड़ों का हाउस था जिसे लॉर्ड कहते थे, और वो भी भारत पे शासन कर रहे थे। इसलिए वो अपना एक एक पार्लियामेंट का मंत्री इंडिया में भेजा करते थे। आप समझे, उनके नाम से पहले लॉर्ड क्यों था? एवरीथिंग हैज अ कंसेप्ट। मजा आया? अरे सर ये तो तथ्य मुझे मिला ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, कॉपीराइट है मेरा। बड़े आगे, कोई डाउट? चलो भाई, इससे आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, ये सब तो मैं कुछ नहीं पढ़ना है, जुडिशरी के होते तो आगे बढ़ते। अब तुम्हारे लिए रोचक तथ्य आ रहा है, ये पकड़ो। अब ध्यान से सुनना, और जिन लोगों की जीके बहुत तेज है वही इसका उत्तर देंगे। पीछे बताओ, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? चुप रहना, अगर किसी ने इन पे जवान खोली तो कैची लेना पड़ती है। हाँ, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? रुक जाओ, नहीं पता? अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का नाम जो बाइडेन। बैठ जाओ, तैयारी दोबारा सुन लो तो ऐसे। अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का नाम, प्राइम मिनिस्टर का पद होता ही नहीं है अमेरिका के अंदर। उससे आपने मिला फिर किताब खोला तो ऐसे तेजाब से बोलिया करो, तेजाब से ऐसे अपनी मोटी आगे हो गया। राष्ट्रपति खाली अपने यानी अपने यहाँ दोनों होते हैं। अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति का होने, और कंफ्यूज मत करो, आज वैसे को दीवार पे सर मान लेते जे और आए तो पंखा भी लटक जाएगा, सिर्फ दीवार से काम नहीं चलेगा। रेहान अलग सोच रहे हैं, मम्मी में पंखा उतार दो, मम्मी बड़ी भारी होगा, नहीं मम्मी सिर से तार ग्रेविटी लगेगी। अरे भैया, अमेरिका के अंदर सिर्फ राष्ट्रपति प्रणाली होती है, अमेरिका में पीएम नहीं होता। और कई बार यूपीएससी सवाल, अब सुन लो, तुम्हारा ज्ञान बढ़कर देख चुके हम, इधर देख लो भैया, जड़ी बूटी हमें तुम्हारा हो चुका अंग्रेजी दवाई फेल। अब समझो, इसीलिए कई बार यूपीएससी पूछ चुका है कि अमेरिका में राष्ट्रपति सिस्टम होता है, इंडिया ने वो क्यों नहीं अपनाया? तो बेटा बड़े ध्यान से सुनना, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक दिन ऑर्डर दिया, मंगलवार का दिन,
बोले बूंदी के लड्डू बटेंगे सुबह से शाम तक। और जैसे उसने ये आदेश दिया, एक बिल बना, उसने बिल पे साइन मारा, लड्डू बटना शुरू। ये स्टोरी सुनना, सत्य घटनाओं पे आधारित। ऐसे इंडिया वालों ने उसे देख के प्रभावित हुए। इंडिया वालों ने कहा हम बूंदी भी बंटवाएंगे, बेसन भी बंटवाएंगे। इंडिया वालों ने बिल बनाया। अब जैसे ही बिल लोकसभा में गया, लोकसभा ने कहा रुक जाओ, पहले वोटिंग कराएं। 10 दिन वोटिंग चली, उसके बाद डिबेट चली, उसके बाद लोकसभा में 6 महीने में बिल पास हो गया, धीरे धीरे राज्यसभा में पहुंचा। अब अमेरिका में लड्डू बट गए 24 घंटे के अंदर, इंडिया में 6 महीने लग गए लड्डू बटने में। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर भले ही लेट है लेकिन प्रोसेस बहुत जटिल है, बहुत डीप है, जबकि अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी इंडिया का मानना था कि 125 करोड़ की आबादी के लिए जो बिल बना रहे हो, जो डिस्कशन करने जा रहे हो, उसे अगर हम अमेरिका की प्रणाली में ले लेंगे तो रातों रात साइन होकर देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। और सुनो, अमेरिका के राष्ट्रपति की कोई जवाबदेही संसद को नहीं होती, लेकिन इंडिया के राष्ट्रपति की जवाबदेही अभी बताया था किसे होती है? संसद को। अब समझे कनेक्शन कि अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति सिस्टम है, कोई पीएम नहीं होता, कोई संसद के प्रति जवाबदेही नहीं होती। अगर हम ये इंडिया में लागू कर देते तो रातों रात ऐसे बिल बन जाते जो तुम सोच भी नहीं सकते। पर बाबा साहेब ने कहा कि इंडिया में लोकसभा में बिल जाएगा, 6 महीने वहां घूमेगा, 2 महीने वहां घूमेगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, ऐसे करके राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। तो उसमें बनी रहेगी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, स्पष्टता, यानी वो एकदम क्लियर रहेगा, कोई डाउट। तो इसलिए हमने अमेरिका का राष्ट्रपति मॉडल नहीं उठाया, समझ गए? अगर सर उठा लेते तो भारी होता क्या? सुन लो, देख लो, राष्ट्रपति सिस्टम क्यों नहीं उठाया, उसके लिए मैं पूरा आंसर लिख के लाया हूं, दिखा दे रहा हूं, तो अभी आगे मिलेगा। उसके लिए तुम तैयार रहना और उस आंसर को अपने पास नोट कर लेना, ठीक है? और कोई डाउट हो तब तक पूछो, इसमें फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट? बढ़े आगे? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो गया। सुनो, अब तुम्हें एक चौंकाने वाला तथ्य और बताता हूँ, पढ़ो। कोई पढ़ेगा इसका? पढ़ो पढ़ो। अब तो तुम करने लगे, बोले ऐसे मेरे टेस्ट बात ना करवा दो। अब मन में तो तुमने बोल ही दिया। उल्लुओं के समूह को क्या कहते हैं? संसद। संसद ये तथ्य है, क्वेश्चन है कि भैया यूनानी लोग कहते थे उल्लू बड़े समझदार, तो पार्लियामेंट की डेफिनेशन अभी गूगल कर लो, लिख के आएगा ग्रुप ऑफ आउल्स। क्या लिख के आएगा? उल्लुओं के समूह को संसद कहते हैं। मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, सवाल तुम्हारे सामने है, समझ गए? तो यूनान के अंदर ये उपाधि मिली हुई थी। अब चौंक गए, बोले अरे सर यूपीएससी ने पता नहीं कहां से क्वेश्चन दे दिया। यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे लाएगी नहीं, लेकिन ले आई तो तुम झेलो। चलो अब तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। पहले ये बताओ, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद, सेंट्रल विस्टा, एग्जीक्यूटिव लेवल टू लेजिस्लेटिव, हमारे पास राष्ट्रपति प्रणाली क्यों नहीं है? लोकसभा राज्यसभा का काम क्या है? राष्ट्रपति को किसी बिल को पुनर्विचार भेजने की छूट है। तुमने ये सारे कंसेप्ट कवर करे, कोई डाउट? तब मैं बताऊं, कोई डाउट? कोई डाउट? संप्रभु जी, कोई डाउट? क्या नाम है बुआ जी का? शिखा, कोई डाउट? शिखा, कोई डाउट नहीं? इधर क्या नाम है आपका? कलक, कलक का नाम बताया था। राहुल, तुम्हें कोई डाउट? रोटी और ज्यादा खाया करो, दम लगा के खुला। तुम तो ऐसा लगता है बिल्कुल भाव विभोर हो गए, सर्विस कर लेना, क्या हो गया यूपीएससी। तुम्हें देख के मैं डर जाता हूँ यार, बड़ा इमोशनल लड़का है। इधर रियान करण, वो और रियान करण, प्राइम मिनिस्टर अमेरिका का, तुमसे तो मैं निपटूंगा, तुम्हें अलग से ब्लॉक करूंगा, अलग से। और इधर और कोई? क्या हुआ, कहाँ जा रही हैं आप? सीट बदल रही है? अच्छा, हम उधर से दिख नहीं रहे हो। अच्छा, वो आ गई, वो आके बैठ गई, बीच में पर्दा आ गया, कोई बात नहीं। सब्जेक्ट अच्छा हो तो ज्यादा आनंद आता है, टीचर अच्छा हो तो और आनंद आता है। चलो ठीक, देखो जो लोग मुस्कुरा रहे हैं ये लड़कों के लिए जोक नहीं कर, तुम देख के ना खुशो, अन्य धाराएं हैं संविधान। ठीक है, चलो भाई वापस आ जाओ। अब सबसे बड़ी बात यह है, सर आपने लोकसभा बता दिया, सर आपने राज्यसभा बता दिया, अब मैं तुम्हें एक लास्ट चीज और बता दे रहा हूँ 5-7 मिनट की, तुम्हें और आनंद आएगा। कभी एक दिन जो है राज को मौका मिला और राज दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के अंदर है ना सेंट्रल विस्टा, ये तो पता है, किसी को डाउट तो नहीं कि महाराष्ट्र में वो पूरनपुर में संसद बन गई है सर नई वाली, वो यही गांधी गोदी मैदान भी बना रहा है, वैसा डाउट था। एक दिन राज दिल्ली पहुंचे और राज ने मुझे फोन कर दिया, बोले सर मेरे को ना संसद के अंदर जाना है। तो मैंने कहा बेटा संसद के अंदर मैं नहीं जा पाया, तू क्या जाएगा, वहां से जल्दी भाग के आ जा वरना मार के भगा देंगे। तो राज ने जिद पकड़ ली, राज बोले नहीं। तो मैंने कहा देख, संसद के अंदर जाने से पहले ना राज,
तुझे संसद के अंदर क्या क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो राज ने मुझसे कहा कि सर अगर आप समझाएंगे तो मैं समझ लूंगा। मैंने कहा चल अच्छा हेडफोन लगा ले, लंबी बात होगी। तो फिर राज ने अपने वाईफाई वाले नहीं ब्लूटूथ वाले सस्ते हेडफोन लगाए, केबल वाले इन्होंने लगाए, वाईफाई वाले मैंने लगाया, आवाज साफ आनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा करी जो आज का कंसेप्ट है जिसे कहते हैं संसद के कार्य। तो बेटा संसद सिर्फ विधि नहीं बनाती, संसद अपने यहाँ रोज कई सारे कार्यक्रम करती है। सर कौन सा कार्यक्रम? उन कार्यक्रमों को कहते हैं बिल पर डिबेट, चर्चा करना। लेकिन तुम्हें सबसे पहले एक गाड़ी खरीदनी होगी जिसका नाम है BMW, अगर तुम्हें संसद को समझना है। कितने लोग तैयार? सर बैठना हो भाई, कोई बात नहीं, ये ट्रिक थी, अब समझ लो। BMW का मतलब ये है कि संसद के कार्य में सबसे ऊपर देखो दीवार की तरफ लिखा हुआ है, दो काम करती है संसद। पहला उसमें लगते हैं सत्र। सत्र का मतलब क्या होता है? जैसे तुमने बीए करा तो बीए का सत्र था 2020 से 2021 तक, 2021 से 22, 22 से 23, 3 साल का सत्र था। मेरी बात समझना, ऐसे ही संसद के सत्र होते हैं, बता रहा हूं कौन कौन से। और दूसरा, संसद प्रत्येक सत्र के बाद विराम लेती है। तो आज से कभी भी सत्र में कंफ्यूज मत होना, 3 सत्र होते हैं, यानी संसद साल में अलग अलग दिनों पर अलग अलग मौसम के हिसाब से मिलती है। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मॉनसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। ये लिखा है इस डिब्बे के नीचे। देखो बजट सत्र चल रहा है फरवरी से जून तक। इसकी ट्रिक है BMW, विदाउट BMW, B से बजट, M से मॉनसून और W से कोई चीज तो हाँ देखो। तो भैया बजट सत्र, अब मुझे तुम अपनी बुद्धि विवेक और अपनी बिना मोतिया बिंद वाली आंखों से देख के बताओ कि इस समय कौन सा सत्र चल रहा है संसद में। अच्छा सिर्फ नूरी ही मुझे लग रहा है यहाँ से घर जाने के बाद कुछ देख लेती है अखबार। बाकी बच्चे तो अखबार में खाते हैं पूरी तेल वाली, और ऐसे हाथ पहुँचते हैं और उसका नाक पहुँचते हैं, उसका गोला बनाते हैं, बोले ये गोला मार्स तक जाएगा। मेरा खुद का नाकयान 4, ठीक है? तो तुम्हारे अपने चंद्रयान की जगह नाकयान मत फेंका करो इधर उधर। समझो जब महीने सामने लिखे हुए हैं कि बजट चलता है फरवरी से जून तक, मॉनसून चलता है जुलाई से सितंबर तक, तो बेटा दिमाग लगाओ इस समय कौन सा महीना चल रहा है? कहीं अक्टूबर लिखा है नहीं। तो इस समय कोई सत्र नहीं चल रहा, रेस्ट है, रेस्ट। मैंने कहा उसके 2 कार्य हैं। पहला कार्य होता है सत्र चलाना, दूसरा कार्य होता है विराम लगाना। इस समय विराम चल रहा है। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? ये 3 तरीके से हमने विभाजन कर रखा है कि हमारी संसद में कितने सत्र होते हैं, बताओ। BMW, B से, M से, K से, आप थोड़ा दिमाग आया लड़के, K से करण। देखो अब समझो भैया। और दूसरी बात, कोई भी जो सत्र है, कोई सत्र यानी बजट सत्र हो गया, मॉनसून सत्र हो गया, इन दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होता है। ये सवाल एसएससी का, यूपीएससी का, बीसीएस का फेवरेट सवाल है। उन्हें कोई सवाल नहीं मिलता तो वो ऐसे कॉपी Ctrl+C करते हैं और Ctrl+V दबा देते हैं और उसमें लिख के आ जाता है कि 2 सत्र के बीच इतना गैप नहीं हो सकता। तो बेटा 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। अब तुम्हारे संग यूपीएससी का गेम खेलते हैं। मुझे ये बताओ, बजट, मॉनसून और विंटर, क्या ये तीनों सत्र साल भर में होना आवश्यक है? क्या इनमें से कोई सा छोड़ा जा सकता है कि संसद कहते ना ना हटाओ नहीं लेंगे? बताओ बताओ, क्या ये अनिवार्य है या ये छोड़े जा सकते हैं? बताओ मनोज भाई, तुमने खाई रसमलाई, अनिवार्य है खाने का? अब बस चौक पे कोई तो खाने तुम्हारी शादी करोगी, बोले आप लड़की जिंदा है जीवित है, अच्छा तो सही, कहीं शाम को शमशान क्या कराओ। हाँ बताओ, नहीं हो सकते सर? अटेंडेंस नहीं, टाइम हुआ या नहीं? टाइम बारिश हो रही? देखा, मैं सिर्फ तुमसे मजाक नहीं करता, मैं ऊंचाई सुनता। 22 है ना, बस 2 मिनट और, ठीक है? ध्यान से समझो बेटा, इनमें जो कोई भी सत्र है, मेरी बात समझना ध्यान से, वो होना जरूरी है, वो सब होते हैं, चाहे एक दिन के लिए हो। अब तुम्हें बस एक चीज मैं और मिलवा दे रहा हूँ, तुम्हें मजा आ जाएगा उस चीज से, वो ये होती है, ये देखो
तुम लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो तुम्हें न्यूज़पेपर में लिखा हुआ दिखने लगेगा कि किस किस तरीके के सत्र होते हैं। यानी जब भी अखबार पढ़ो उसमें लिखा हो संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से पुरानी बिल्डिंग में शुरू हुआ था, नई बिल्डिंग में खत्म हुआ। अभी हाल ही में खत्म हुआ है जब सितंबर में स्पेशल सेशन बुला करके सबको बिठाया था, पता है। तो जो सारी खबरें निकलती है ना, इनके पीछे स्टैटिक पोर्शन है, कंसेप्ट है। अब जिसे पता ही नहीं कि 3 सत्र होते हैं पार्लियामेंट के, जैसे पता ही नहीं रोटी आटे से बनती है, वो तो बाहर प्लास्टिक भीग के रोटी बनाएगा, वही तुम कर रहे हो। तुम्हें सिलेबस पता नहीं और तुम घर जाके मम्मी से कह रहे हो 2 नंबर से तुम्हारी वजह से रुक गया, बर्तन धुलवाना जरूरी था। समझ गए? तो भैया मम्मी अपना काम करा रही, तुम अपना काम करो। बजट, मॉनसून और शीतकालीन सत्र जिसे पता, वो अखबार पढ़ने लायक हो गया। अब कोई अगर सवाल बोला कि सर अखबार कैसे पढ़े, तो सबसे पहले जितना भी सिलेबस है उसे कवर कर लो, ताकि तुम्हें जीडीपी लिखा हो तो तुम्हें याद आ जाए जीडीपी होती क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। अब तुमने अखबार खोला, जीडीपी पे तुम वीडियो पे चले गए। अब वीडियो पे जैसे ही तुम गए उसने तुम्हें वो जीडीपी बता दी जो जीडीपी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब तुम उस जीडीपी को पढ़ के टपरी वाले दोस्त पे गए, तुमने उसे बता दिया, वो भी खुश हो गया, मेरा दोस्त आईएएस की तैयारी कर रहा है तो सही बता रहा होगा। उसने अपने पापा को बता दिया, पापा ने अपने पापा को बता दिया जो विधायक है, और ले हो गया देश का बजट पास। तो समझे ट्रांसफर और टपरी नॉलेज। इसकी घोषणा किसने करी? इसकी घोषणा करी है भैया केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने। कौन है प्रहलाद जोशी? ये है इनके बारे में। तो सर मतलब इनकी जीपी तो मैं रटी लूं ना, ये तो यूपीएससी पूछेगा नहीं। मुझे शौक था बस तुम्हें इनकी फोटो दिखाने का कि कहीं रास्ते में मिल जाए तो भैया नमस्ते नमस्ते कर लेना, वरना तुम कहोगे होंगे कोई। तो ये प्रहलाद जोशी जी हैं जिन्होंने ये घोषणा करी कि भैया ऐसा ऐसा करके आ जाओ स्पेशल सत्र की। ये देखो ये लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलो आगे एक और चीज देख लें। विशेष सत्र तुम्हारे भी काम का नहीं। हाँ ये चीज और देखो, ये लास्ट चीज है, इस चीज के बाद तो मैं आनंद आएगा बहुत ज्यादा। जैसे ही संसद में, संसद के अंदर जब कोई नया सत्र शुरू होता है, जैसे मान के चलो बजट हो चुका, मॉनसून सत्र बीत गया, अब शीतकालीन सत्र शुरू होगा, विंटर, समझ लो विंटर सेशन जो शुरू हो रहा है। सुनो शीतकालीन वाला सत्र ध्यान से, इधर आगे रवि मोबाइल ज्यादा स्टेटस देखने जरूरी तो बंद करो। अरे तो तुम रुपए अभी इमरजेंसी है तुम्हें? हाँ। चलो तो भेज लो, कोई बात नहीं, वैसे टाइम तो हो ही गया लड़की का। समझो देखो इधर क्या हुआ, तो कुत्ता दब गया लड़की नजर ऐसे नहीं, मजाक में यही आवाज है कि मैं ऊंचा सुनता हूं, ये ऑडियो वीडियो बजेगी। चलो देखो अब नहीं हंसेंगे ऐसे, देखो इधर। जैसे ही संसद का नया सत्र शुरू होता है, राष्ट्रपति जी घोषणा करते हैं एक स्पीच देने के लिए कि भैया आ जाओ। और राष्ट्रपति जी जिस दिन जैसे ही संसद के पहले दिन आते हैं, वो स्पीकर महोदय से कहते हैं, स्पीकर पता है ना, दोनों हाउसेस के अंदर एक व्यक्ति होता है जो माइक के सामने बैठ के कहता है बैठ जाओ बैठ जाओ, खड़े जाओ खड़े जाओ, कहता है। उसे लोकसभा में स्पीकर कहते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन कहते हैं। सुनना स्टोरी। तो जैसे ही जब पहले दिन सब लोग मिलते हैं तो राष्ट्रपति जी आदेश देते हैं कि सुनो भैया एक कमेटी बना लो। कौन सी कमेटी बना लो? ध्यान से देना रेहान करण, बिल्कुल एकदम सीधे क्वेश्चन अभी आएगा। व्यवसाय सलाहकार समिति, ये किसी भी सत्र के, यानी सर बजट सेशन होगा, आज पहला दिन है, ये कमेटी बनेगी। मॉनसून सेशन का पहला दिन है, ये कमेटी बनेगी। विंटर सेशन का पहला दिन है, ये कमेटी बनेगी। और ये कमेटी डिसाइड करती है कि हम पूरे सत्र के इतने दिन में आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे। तो सर जो निर्णय ले लिया वैसा ही होगा बेटा, वो कच्चा पक्का चिट्ठा होता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। कोई डाउट? करण बताओ। जैसे ही आज विंटर सीजन शुरू हुआ, सबसे पहले दिन संसद के लोकसभा में सब लोग बैठे और राष्ट्रपति जी क्या बनाने का आदेश देंगे? व्यवसायिक सलाहकार समिति। कोई डाउट? इसे बीएससी बोलते हैं। सर हम नहीं मानते, फर्जी बातें कर रहे हो, तो बेटा लो तुम्हारी फर्जी बातें अभी सत्य कर रहा हूं, ये लो। न्यूज़पेपर में साफ साफ एडवाइजरी नाम लिखा हुआ होगा, पढ़ रहे हो कि नहीं? पढ़ रहे हो कि नहीं? न्यूज़पेपर में लिखा है बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। ये सारी चीजें जो न्यूज़पेपर में निकल रही हैं वो मैं कट लाला के यहाँ इसलिए चिपका रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन बनेंगे, फिर तुम कहोगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया। तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। कोई डाउट? कल से कंटिन्यू करें? अब टाइम हो गया।